दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखो और ये बताओ आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीखने को मिल रहा है। एक चिड़िया है, वो एक कीड़े को खाना चाहती है पर लेकिन खा नहीं रही है। आखिर क्या रीज़न है ये चिड़िया इस कीड़े को खा नहीं रही है? तो इसको ध्यान से देख के बताना, इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है आज की लाइफ के लिए भी, आप लोगों के लिए और फ्यूचर की लाइफ के लिए भी। आखिर क्यों, वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। पहले आप लोग बोलो कि आप लोगों ने इससे पर्टिकुलर क्या सीखा। आया कुछ समझ में? ये एक ऐसी चिड़िया है जो अपने मालिक के द्वारा बड़े ही लाड़ प्यार से पाली गई है। जब भी इसको भूख लगती थी, ये अपनी चोंच खोला करती थी, इसका मालिक इसकी चोंच में लाके इसका खाना डाल देता था और ये आराम से उसको निगल जाया करती थी। पर लेकिन यहाँ पर जब ये रियल लाइफ में आई, जहाँ पर अक्सर चिड़िया को, जानवरों को, इंसानों को, सबको अपना खाना इकट्ठा करके खुद से खाना पड़ता है, उस टाइम पर सिचुएशन खराब हो जाती है। उस टाइम पर इसको ये लग रहा है कि यहाँ पर ये जो चोंच ऊपर अपना मुंह खोलेगी और ये कीड़ा इसकी चोंच में आकर अपने आप बैठेगा और ये इसको निगल जाएगी। पर लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से हमारे माँ बाप जो हैं वो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं सारी समस्याओं से। जब हम लोग एक तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी में होते हैं, वो हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। पर लेकिन जैसे ही मान लीजिए हम लोग घर पे हैं, तो हमको प्रॉपर खाना मिल रहा है, अपने कपड़े मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग घर पे मिल रही है, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, जैसे कि राजा रजवाड़े के बेटे हों, बेटियां हों, बिल्कुल ऐसे ही। पर लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, कहीं पर जाकर हॉस्टल में रहते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, तो फिर वहाँ पर कंडीशन समझ में आती है कि नहीं यार, दुनिया ऐसी नहीं है। जब आप लोग बाहर निकलोगे, लोग आप लोगों को ठगने के लिए तैयार रहेंगे, लोग झूठ बोलने के लिए तैयार रहेंगे, मौका मिलते आप लोग का सामान चोरी करने के लिए तैयार रहेंगे। तब आप लोगों को रियल लाइफ में असली ज़िंदगी समझ में आती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो थोड़े से ज़्यादा जागरूक और समझदार रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे हमेशा घर में रहते हैं, क्योंकि घर में उनको एक प्रोटेक्शन के जोन में पाला जाता है। तो आगे आप लोगों को भी ये बात ध्यान रखनी है, आप लोगों के बच्चे होंगे आगे फ्यूचर में, आप लोगों की फैमिली होगी, जो भी होगा, उसको सिखाओ कि इन समस्याओं से कैसे डील करना है, ना कि 24 घंटे उसके मुंह में फीड करते रहो, खाना ला के डालते रहो। उससे आप लोग उसको बर्बाद करोगे। जब भी वो रियल समाज में आएगा तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये पेरेंट्स के लिए भी और आगे आप लोगों के बच्चों के लिए भी ये एक सीख है जो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं, एक लाइव एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, सही लगा कि नहीं? सीखा कुछ? बताना जरूर। सबसे पहले तो ये बताओ जोश कैसा है? जोश हाई नहीं है तो अभी हाई हो जाएगा बड़ी ही जल्दी, आप लोग शानदार तरीके से जब इसको एंजॉय करोगे। अभी यहाँ पर हमारे ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जिनका नाम है आयुष। तो इनके द्वारा काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस अपनी एसएससी के अंदर दी गई और यहाँ पर ये जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर सामने निकल कर आए हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, ये डेली आप लोगों को देखने को मिलेगा, डेली और मंथली करंट अफेयर को फॉलो करते थे। इसी के साथ में इनके द्वारा सारी बातें लिखी गई है, एडिटोरियल जो बेसिकली एनालिसिस किया जाता है, वन लाइनर तक का इनके द्वारा बोला गया कि स्टैटिक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया सीजीएल के एग्जाम में। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है? वो है यूपीएससी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? यहाँ पर ये देखो, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी क्लियर कर रखा है, अभी एसएससी का एग्जाम क्लियर हो गया। तो आप लोग यहाँ से ये समझिए कि एक एक एग्जाम के पायदान पर पढ़ता हुआ जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो मोटिवेशन भला उसके अंदर से कैसे नहीं आएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बस यूपीएससी का ही एग्जाम देंगे यार, ऐसा नहीं करना है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर कोई एक एग्जाम आप लोग के पास में होगा, सोचो अब जब ये पर्टिकुलर जो पर्सन, अगर आप लोग बात करें इनके बारे में, जब ये यूपीएससी के एग्जाम में जाकर बैठेंगे तो आप लोग खुद सोचो कि इनके अंदर में वो डर नहीं होगा कि यार बस मुझे जॉब चाहिए, अब की बार नहीं हो तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी खासी पोस्ट है पास में, जिससे कि अपने पैरों पर खड़ा हुआ है इंसान। तो इसलिए कहता हूँ कि हमेशा एटलीस्ट अपने स्टेट पीसेस पर आप लोग जरूर फोकस करिए। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोगों को एक मोटिवेशन के तौर पर आप लोगों को इसी के साथ में इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। इसी के साथ में ये जो एपीएफसी का फॉर्म निकला हुआ है, ये आप लोगों के लिए सेम काम करेगा जैसे स्टेट पीसीएस करता है आप लोगों के लिए। अगर ये फॉर्म आप लोग बेसिकली एक तरीके से ये एग्जाम अगर आप लोगों के हाथ में आ जाता है, तो आप लोग सोचिए आप लोग अपने आप को कितना कंफर्टेबल फील करेंगे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठेंगे कि ऑलरेडी आप लोग जो है पर्टिकुलर एक प्रोसीजर से होकर गुजर चुके हैं और आप लोगों के पास में गजेटेड लेवल की जॉब भी आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तरीके से कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा आप लोगों के अंदर नेक्स्ट लेवल का। तो यही बात मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा था। यहाँ पर कई सारे ऐसे फैमिली मेंबर जो हैं वो जब यहाँ पर मैसेज लिखते हैं तो अच्छा लगता है। अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखा करो यार, ऐसे फैमिली के साथ में कहाँ से क्या क्या फायदा हुआ है। कई सारे बच्चे जो हैं उससे सीख पाते हैं फिर, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो कांग्रेट्स डियर और कांग्रेचुलेशंस लिखा करो यार। ऐसे फैमिली मेंबर का सिलेक्शन, और एक बच्चा कह रहा है सर डेली एक सिलेक्शन पोस्ट कर दिया करो, जो खून गर्म हो जाता है, अपना भी पढ़ने का मन करने लगता है। आप लोग खुद देखो,
एक और एसएलवी फैमिली मेंबर यहाँ पर जिनका नाम है यहाँ पर राजलक्ष्मी। तो एफ कैट में यहाँ पर अभी इनका सिलेक्शन हुआ। एफ कैट भी अगर आप लोग बोलो तो जैसे मेरा बड़ा मन था जब मैं बनारस एसएलवी देने गया था तो यहाँ पर एफ कैट का तो बड़ा मतलब एक तरीके से अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये सारी चीज़ें यार जिंदगी में ना ट्राई करते रहो। ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। आर्मी का एसएसबी मैंने दिया, नेवी का मैंने दिया, एयरफोर्स का एसएसबी मैंने दिया है, मतलब सारे एग्जाम दिए, कहाँ कहाँ फेल नहीं हुआ हूँ मैं। आप लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में फेल होना गलत चीज़ है? हर एक चीज़ से सीखता हूँ, इसलिए तो आज की डेट में आप लोगों को सारी चीज़ें बता पाता हूँ, आपको लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हर एक एरिया से कहीं ना कहीं होकर गुजरा हूँ मैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, यानी कि एसएससी से लेकर यूपीएससी तक का पूरा सफ़र हर जगह से मैं एक होकर गुजरा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग ज़िंदगी में ना एक्सपीरियंस लेने से डरो मत। फेल होना क्या होता है, अब मेरे पास में एक एक्सपीरियंस है यार, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ अपने एसएसबी का, कि ऐसे ऐसे मैं एसएसबी में गया, जाने तक का एक्सपीरियंस मेरे पास में इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें तब आप लोग समझोगे जब आप लोग रियलिटी में इन प्रोसीजर से होकर गुजरोगे। तो प्रोसीजर में जाने से मत डरो यार, हमेशा ज़िंदगी में अपने आप को इस तरीके से रखो कि कुछ भी नई चीज़ आनी है ट्राई करके देखनी है, ठीक है। अभी खुद देखो, जब एप्लीकेशन लॉन्च किया गया मुझे लग रहा था यार पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें होंगी, और स्टार्टिंग में हुई भी, मेरे सर में दर्द रहा कई दिनों तक, मैंने कहा कैसे चलेंगी ये चीज़ें, पर लेकिन आसानी से एक एक चीज़ें इंप्रूव होती चली गई। अभी यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिक वे में चल रही हैं। कुछ नया था, कुछ नया ट्राई किया, पर लग नहीं रहा था कि यार ढंग से इस्टेब्लिश हो पाएगा। फिर उसके साथ में वेबसाइट भी आप लोगों को देखने को मिलने लगी, तो चीज़ें इंप्रूव होती हैं, पर लेकिन आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा उस चीज़ों को लेकर। तो चलो फिर देखो कितना मजा आता है चीज़ों को लेकर चलने में। अभी मान लीजिए आप लोग जैसे कि एसएससी का पेपर दे रहे हैं, आप लोग स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, जो भी आप लोग पेपर दे रहे हैं, तो वहां से आप लोग चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर चलो, और फिर अपने ऊपर ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ यार ये काम मैंने कर दिया है। जिस दिन ऐप लॉन्च किया ना, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं 3 दिनों में ओनली लगभग 6 घंटे मुश्किल से सोया था। ये एवरेज था मेरा, मतलब लगभग 5 से 6 घंटे में सोया था ओनली। और ऐसा भी नहीं कि मुझे सर में दर्द हो रहा था, कुछ हो रहा था, नहीं, एक्साइटमेंट था, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके चलते ये सारी चीज़ें चल रही थी एक साथ में, तो तब जाकर ये सारी चीज़ें लोगी। और ये भी क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे टीचर साथ में आके जुड़ गए, क्योंकि अकेले का तो काम था नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि सर ऐसा कुछ करते हैं, तो पहले तो चीज़ें, फिर मैंने बोला कैसे करेंगे यार, बहुत सारी चीज़ें आराम आराम से, तो फिर आराम आराम से चीज़ें होने लगती है। जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उस टाइम भी सेम सिचुएशन थी। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, जो डरते हैं ना जिंदगी में यार पता नहीं क्या होगा, यार जो भी होगा ना एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा। तो डरो मत, कम से कम एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से। और जिसका भी सिलेक्शन होता है उससे इंस्पिरेशन लेकर आप लोग भी बोलो कि हाँ हमको भी कुछ ऐसी अपनी ज़िंदगी जो है शानदार तरीके से आगे लेकर आनी है। फिर देखना पॉजिटिव तो रखो थोड़ा सा नेचर यार, किसके साथ में दिक्कतें नहीं होती हैं। अपने आप को शांत रखो, शानदार बात बोलेगी, बोला कि शांत रहना सीखो। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म होने पर किसी भी आकार में जोड़कर उसको कुछ भी बना देते हैं, पर लेकिन जब ठंडा होता है वो शांत होता है, उस टाइम पर कोई उसको मोड़कर तो दिखाए जरा। तो शांत रहोगे तो अपने डिसीजन भी अच्छे ले पाओगे, जिंदगी में अच्छी आप लोगों की कैपेबिलिटी बनेगी और शानदार तरीके से आप लोग आगे बढ़ोगे। बस इसमें 2 काम कर लो, एक तो अपना डेली का रेगुलरली जब आप लोग उठते हो उसका शेड्यूल बना लो कि कल क्या करना है, टाइम बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आओ। जो यहाँ पर बनाया है ना कि आज ये फॉलो करना है, कोशिश करो कि 80 से 90% या 70 से 80% उसको फॉलो करने की कोशिश करो। मशीन नहीं बननी है, 100% नहीं कह रहा हूं मैं, पर लेकिन 70 से 80%, 60% से ऊपर कम से कम फॉलो करो। आप लोग अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए नजर आओगे। और मॉर्निंग में टाइम पे उठना ना, ये सबसे शानदार चीज होती है। मॉर्निंग में अगर टाइम पर उठ गए तो आगे का दिन आप लोगों का सवर जाएगा। मैक्सिमम लोग यहीं पर परेशान रहते हैं, डिसाइड करते हैं रात को लेट तक जगते हैं, आदत खराब रहती है, वही चलती रहती है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी सुधारिए, फिर जिंदगी में आप लोग भी ऐसे रिजल्ट निकाल कर लेकर आएंगे। और फिर नेक्स्ट टारगेट, ये देखो यहाँ पर कोमा लग रहे हैं, पहले एसबीआई क्लर्क निकल गया, फिर सीजीएल निकल गया, अब यूपीएससी, तो ऐसे कोमा लगते हुए चले जाएंगे और लाइफ में ऐसी जगह पहुंचोगे किसी ने सोचा भी नहीं होगा, है कि नहीं। तो आज के लिए ये यहाँ पर आप लोगों का मोटिवेशन था। मोटिवेशन के एक तरीके से इंस्पिरेशन आप लोग बोल सकते हो। एक और इंस्पिरेशन है, नाम बताइए, अभी यहाँ पर इनके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनको पहचान पाता है, और मुझे लगता है कि आप लोग सब पहचान लोगे, है कि नहीं, पहचान लो बहुत सारे बच्चे रेगुलर बोले सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब ने चैनल को बहुत ही डाउन कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन से यहाँ पर ये 2 चीज़ें चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, चैनल नीचे धंसता हुआ जा रहा है, किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है, किसी को भी वीडियो जो है वो रिकमेंड नहीं कर रहा है। तो इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है यार, ये चीज़ें चलती रहेंगी लगभग 90 डेज तक, इसी तरीके से प्रोसीजर चलेगा। आप लोग बस इतना कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम अपना टाइम पे, जैसे 6 बजे वीडियो आ जाती है तो एग्जैक्ट टाइम पर आप लोग आ जाइए। टेलीग्राम पर इसका लिंक पोस्ट कर देता हूँ, और एक चैनल नया बना है, वीडियो के नीचे लिंक है, जल्दी वहाँ पर भी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टेपनी होनी चाहिए पास में, कल को कोई भी दिक्कत अगर देखने को मिले तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसका लिंक वीडियो के नीचे है, और चैनल का नाम है SLVpedia, ठीक है। कई सारे बच्चे पूछ रहे सर चैनल का नाम क्या है, तो मैंने SLVpedia ही लिख दिया, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है।
एक तो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी लवर वीर के नाम से, ठीक है, तो ये तो आप लोगों के सामने ही है। एसएलवीपीडिया वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जाओगे तो आप लोगों को एसएलवीपीडिया मिलेगा, 50,000 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाती थी, पर अभी थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है, तो अभी फिर से चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। पर जाकर सर्च करोगे ऊपर जाकर आप लोग यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, जो कि ऑलरेडी नोट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी हैं। देखोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो ये है कुछ बातें जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और बाकी पीडीएफ को लेकर कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, यार अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है, चाहे कोर्स की डाउनलोड करनी है, चाहे नॉर्मल डाउनलोड करनी है इस लेक्चर की, तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट पर जाकर आप लोग प्रिंट का ऑप्शन आता है, डाउनलोड करके देखो तो सही, सारी चीज़ें अवेलेबल करा रखी हैं। उसके बाद भी जाकर कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही है। आप लोग ट्राई तो करो यार, डाउनलोड हो जाएगी, आराम से होगी, आप लोग ट्राई करो जाकर। और कल से टेस्ट सीरीज होने वाली है, जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है यहाँ अब तक उसके अंदर में, तो उसका टेस्ट भी आप लोगों का होगा, तो चेक किया जाएगा आप लोगों को कि कैसी आप लोगों की परफॉर्मेंस चल रही है, कितना आप लोगों को याद है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा टेस्ट देखने को मिलेगा। अपने आपको उससे ऐसे नहीं करना है कि अपने आपको डिप्रेशन में लेकर आना है, एक तरीके की प्रैक्टिस है, बस उसको एंजॉय करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। सीखने वाला प्रोसीजर है, ना कि आप लोग अपने आपको डिप्रेशन में डालें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी टेस्ट है पार्टिसिपेट करेगा, अच्छे से 100% देना अपना, ओके। टाइटल देखकर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? इसमें लिखा हुआ है कि आर एजुकेटेड वुमेन लाइकली टू मैरी लेटर, यानी कि जो महिला होती हैं, जो एजुकेटेड महिला होती हैं, वो थोड़ा सा लेट शादी करती हैं। और इवन ऐसे भी कई जगह आंकड़े देखने को मिले हैं कि कई बार शादी भी नहीं करती हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि रियलिटी में शादी का जो मतलब क्या है और किस तरीके से ये समाज का ताना बाना चलता है। जब इंसान पढ़ लेता है तो उसको ये सारी चीज़ समझ में आती है, तो उसके चलते यहाँ पर उसका सोचने का तरीका चेंज होने लगता है। पर लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इस तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी इस पर्टिकुलर डिस्कशन के थ्रू, ताकि आप लोग रियलिटी में बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर समझ सकें कि शादी का ओनली एजुकेशन से नाता नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि आसाम के अंदर में अभी यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को रोकने की मुहिम चलाएगी। तो वो जो मुहिम चलाई गई उसमें बेसिकली ये बोला गया कि बच्चों को बाल विवाह नहीं करना चाहिए। कई सारे लोगों ने बोला कि आप लोग इसको ऐसे रोक ही नहीं पाओगे, आप लोगों को एजुकेशन लेवल बढ़ाना चाहिए। उस एजुकेशन लेवल के बढ़ने से लोग जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली शादी करना फिर बंद करेंगे, बच्चों की उनको पढ़ाएंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पर ये बोला कि आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एक जो गरीब तबका है सोसाइटी में, वो बाल विवाह ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू जो एक वेल टू डू फैमिली से आते हैं, यानी कि जो एक ठीक ठाक परिवार से आते हैं कमाने वाले, उसमें आप लोगों को जल्दी से ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। ये भी एक काफ़ी बड़ा तर्क दिया गया। इसमें आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइएगा। कई सारे लोगों के द्वारा ये भी तर्क दिया गया कि जो गांव में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पर जल्दी शादी कर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग सिटी के साथ में इसको कंपेयर करते हैं। यानी कि जो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वहाँ पर लोग थोड़ा सा डिले करते हैं शादी को एज़ कम्पेयर टू अगर गांव में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादातर शादी जो है वो जल्दी करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। यानी कि गरीबी और इसी के साथ में गाँव में ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से शादी जो है लोग ज़्यादा जल्दी करते हुए नजर आते हैं। कई सारे लोगों के द्वारा इसके लिए और तर्क दिए गए, वो तर्क थोड़े से कई सारे डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं आज की डेट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अगर लड़का जो है, जैसे कि लड़का एक अच्छा खासा कमा रहा है लड़का, ठीक है, वो क्या सोचता है कि उसकी जो वाइफ हो वो वाइफ पढ़ी लिखी हो थोड़ी सी, ठीक है, पढ़ी लिखी हो, और इवन आज के डेट में तो थोड़ा सा और समझदार हो गया, तो वो चाहता है कि उसकी वाइफ भी जॉब करे। जिस तरीके की महंगाई बढ़ती जा रही है तो दोनों मिलकर कमाएंगे, खाएंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। यानी कि लड़का अगर पढ़ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ रही है, ये भी डिपेंड करता है कि लड़की जो है वो समाज में आगे पढ़ेंगी। यानी कि लड़कियों को डायरेक्टली उनको इस तरीके से नहीं देखा जा रहा है कि लड़कियां पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी, उसको एक ऑल्टरनेटिव के तरीके से देखा जाता है कि हाँ लड़कियां पढ़ेंगी तो बच्चों को पढ़ाएंगी, और लड़कियां पढ़ेंगी तो लड़का अगर चाहिए, अगर लड़की पढ़ी लिखी चाहिए तो लड़के के लिए पढ़ाया जाएगा। ऐसी भी धारणा है। इसमें आप लोगों की क्या राय है? ये थोड़ी सी डिफरेंट है हालांकि, है ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिल रही है ना, लड़कियों को प्रॉपर एक माहौल नहीं मिल पाता है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए उनको लड़ना पड़ता है, उनको वो ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है जिस तरीके की ऑटोनॉमी उनकी होनी चाहिए। बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि लड़कियां जो हैं उनको एक तरीके से सेकेंडरी ग्रेड का सिटीजन की तरीके से देश के अंदर में कई बार देखा जाता है। रीज़न क्या है? ना तो उनके पास में खुद की लैंड प्रॉपर्टी है, जैसे लड़का पैदा हुआ तो वारिस हो गया, लड़की को कोई नहीं बोलता है कि वारिस हो गई है पैदा, लड़की को तो बोझ की तरीके से देखने लगते हैं परिवार में स्टार्टिंग से ही कि शादी करेंगे बोझ हटेगा दूसरे के परिवार में जाएगी। ये सबकी टेंडेंसी नॉर्मली आजकल सोसाइटी में देखने को मिलती है। एक सबसे बड़ी जो चीज़ें निकल कर आती है वह डोवरी यानी कि दहेज प्रथा।
कहीं ना कहीं जितना पैसा उस लड़की की पढ़ाई में लगाकर उसके पैरों पर खड़ा कर कर उसको शानो शौकत की ज़िंदगी, इज्जत वाली लाइफ जीने के लिए उसको प्रोवाइड कराई जा सकती है, उससे ज़्यादा पैसा जो है उसके दहेज में लगा देते हैं कि अच्छी जगह शादी हो, और फिर वहाँ पर आप लोगों को पता है क्या ही होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है। तो किसी लड़की की शादी किन किन मुद्दों के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी कास्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है, वो किस कास्ट से आती है। कुछ कास्ट ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियों को बड़ी जल्दी शादी कर दी जाती है, कुछ कास्ट ऐसी हैं जहाँ पर उसको प्रॉपर पढ़ाया जाता है। हर एक तरीके का लोग देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है, अगर अमीर हैं तो थोड़ा लेट में शादी करते हैं, गरीब हैं वो थोड़ा जल्दी शादी करते हैं। कोई यहाँ पर अर्बन और रूरल यानी कि गांव और शहरी वाले इलाके के ऊपर भी डिपेंड करता है। गांव में थोड़ा जल्दी कर देते हैं, शहरों में थोड़ा सा लेट होती है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जेंडर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालता है। लड़कों की शादी लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की को बोझ मानने लगते हैं कि गाँव वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोसी क्या कहेंगे। इसी के साथ में इंटरेस्टिंग चीज़ तो तब देखने को मिली, एक लड़की है वो जॉब कर रही है, बेसिकली उनकी जॉब लग गई और उनके द्वारा मेल किया गया। मेल में ये लिखा था कि सर मेरी बेसिकली जॉब लग चुकी है और मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी शादी करने का। पर लेकिन अब पहले तो ये बोलते थे कि लड़की की शादी कर दो, लड़की बोझ है, इस तरीके से देखते थे। पर अब जब जॉब लग गई तो अब परिवार के सामने एक नई समस्या है। गांव वाले ये बोल रहे हैं कि लड़की की कमाई खा रहे हैं ये बैठकर, इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं क्योंकि लड़की मिल गई इनको कमाने वाली, कीड़े पड़ के मरेंगे, ऐसे शब्दों से लिख रखे थे। मैं सुनकर भी बड़ा सरप्राइज हुआ और ये रियलिटी है। आप लोग मानो या ना मानो, आप लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हो, पर लेकिन आप लोग इस कंप्लीटली जो फैक्ट है उसको डिनाई नहीं कर सकते, जो सोसाइटी में आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर लड़का ज़्यादा कमाए तो बड़ी अच्छी बात है, लड़की लड़के से ज़्यादा कमाने लगे तो उसको गलत तरीके से देखने लगते हैं कि वो कुछ गलत सेकंड कोई रूट फॉलो करके गई होगी। अगर खासकर प्राइवेट में बात करें, उसकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यहाँ तक पहुँच कैसे गई। जरूर कोई ना कोई किसी ने किसी को फेवर दिया होगा, तो इसलिए उनको डिसेंट वर्क तक नहीं मिल पाता, डिसेंट माहौल तक नहीं मिल पाता है काम करने का। ये भी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सारी की सारी वो बातें हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी न किसी रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, और ये आप लोग जो हैं हमेशा कहीं ना कहीं इनका आप लोग इस्तेमाल भी करते हुए देख सकते हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इवन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी यहाँ पर कई सारे पॉइंट बताता है कि जो वेल्दी लोग हैं वो थोड़ा सा लेट करते हैं शादी, और जो गरीब तबका है सोसाइटी का वो ज़्यादा करता है। इसीलिए कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने सिचुएशन देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज कर डाली बच्चों की, ताकि एक बर्डन जो है उससे रिलीव वो हो सके। ये सिचुएशन है। इससे आप लोग कितना सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो यस लिखिएगा, अगर सहमत नहीं है तो नो लिखिएगा, और नो लिखने के बाद में अपना बेसिकली सजेशन जरूर दीजिएगा कि क्यों सहमत नहीं है। ये भी इसमें ऐड किया जा सकता था। आप लोगों ने आसपास में जो चीज़ें देखी होगी ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो यार, वीडियो जैसी भी लगती है, अच्छी या बुरी आप लोग बता सकते हो, क्योंकि यूट्यूब को इसी से पता चलता है कि वीडियो कैसी है। तो लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। अपने आंसर कमेंट में लिखा करो, मुझे पता रहता है कि कौन कौन ऐसे फैमिली मेंबर जो है वो कनेक्ट हुआ है, क्योंकि उसी के थ्रू मैं आप लोगों के नाम जान पाता हूँ, आप लोगों को समझ पाता हूँ, वरना तो और तो किसी चीज़ से पता चलता ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखाया करो, ठीक है। बाकी इसमें जो राय है वो जरूर बताना, यस या फिर नो में, ओके। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अपने तितर लगा लेना, तितर मतलब स्टार लगा लेना। अभी जो ये टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पास्ट में आप लोग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे क्वेश्चन मेंस में भी आसानी से आप लोगों का यहाँ पर बन सकता है। एक सिस्टमेटिक वे में पूरा आर्टिकल कवर करेंगे और डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा कवर किया गया, तो वैसे भी आर्टिकल तो मज़ेदार हो गई। दोहा डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे, क्या है पूरा मुद्दा समझेंगे। लीस्ट डेवलप कंट्री का क्या मुद्दा होता है, सारी बातें एक एक कर हम लोग यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसको आप लोग जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उसके साथ में कनेक्ट कर इसको देख सकते हैं। और एक ऐसा ही इवेंट रिसेंटली अभी देखने को मिला दोहा के अंदर में। दोहा यानी कि कतर, वही कतर जहां पर आप लोगों ने फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली देखा। ये बताइए कि वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है कौन सा देश जीता है और किसको हरा कर जीता है। देखता हूँ किस किसको याद है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हल्का सा याद रखिएगा इसके बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे LDC के बारे में। LDC का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लीस्ट डेवलप कंट्री। इसके सामने 5 क्यों लिखा है कि 5 लीस्ट डेवलप कंट्री है क्या दुनिया में? ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में टोटल मिलाकर 46 लीस्ट डेवलप कंट्री हैं। लीस्ट डेवलप कंट्री का मतलब क्या होता है, यानी कि वो देश जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा है, भगवान के भरोसे वाली बात है। टोटल मिलाकर ऐसे कितने देश है दुनिया में, अगर कोई आप लोगों से पूछे
तो याद रखिएगा ऐसे टोटल मिलाकर आज की डेट में 46 यानी कि 46 देश हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आते हैं। ये जो 46 देश हैं इनमें से कहाँ कहाँ पर आप लोगों को देश देखने को मिलेंगे, ये आंकड़ा 46 याद रखना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, टोटल मिलाकर 33 यहाँ पर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं। एशिया के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल मिलाकर 9 देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जब आप लोग कैरेबियन एरिया में जाएंगे यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है हैती, और इसी के साथ में बात करें यहाँ पर कुछ आइलैंड है पैसिफिक के अंदर में, जैसे कि यहाँ पर कैराबती हो गया, सोलोमन हो गया, ये तुलु आइलैंड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पर ये टोटल मिलाकर आज की डेट में अगर इनको आप लोग काउंट करोगे तो 46 ऐसी कंट्री हैं जिनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर पूछेगी कौन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी जो है वो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन। और यूएन के अंदर में कितने मेंबर है टोटल, यूएन के अंदर में है टोटल मिलाकर 193 मेंबर, तो यानी कि 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेसिक क्राइटेरिया क्या है अगर किसी कंट्री को आप लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, नॉर्मली तो आप लोगों को यहाँ पर 3 क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। ये 3 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, आगे भी बन सकते हैं। पहला क्राइटेरिया तो यहाँ पर यह है कि उस पर्टिकुलर देश का जो यहाँ पर नेशनल जो ग्रोस नेशनल इनकम है, जिसको आप लोग GNI बोलते हैं, बेसिकली पर कैपिटा, यानी कि एक इंसान के हिस्से में कितना पैसा आएगा अगर देश का सारा पैसा देश के अंदर में बांट देंगे तो उसको बोलते हैं बेसिकली ग्रोस नेशनल एक पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब ये होता है कि जो टोटल इनकम है देश की वो हर एक अगर हम लोग नागरिक के लिए बेसिकली बांटा जाए तो किसके हिस्से में कितना पैसा आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा डायलॉग मारा गया था कि बाहर से काला धन अगर आएगा तो हर एक इंसान के हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो वही क्राइटेरिया है कि किसके हिस्से में कितना पैसा आएगा, जिसके हिस्से में जितना पैसा आएगा तो यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन को सबको इक्वल पैसा मिलेगा, तो पर कैपिटा इनकम बोल देते हैं उसको, ठीक है। एक तो ये अच्छा होना चाहिए, अगर ये अच्छा नहीं है, कितना अच्छा नहीं है उसका भी एक डेटा है बताऊंगा आप लोगों को, पर 3 क्राइटेरिया सुनो। पहला तो ग्रोस नेशनल इनकम जो है पर कैपिटा वो यहाँ पर एक अच्छी लेवल की होनी चाहिए अगर आप लोगों को लीस्ट डेवलप की कैटेगरी से बाहर निकलना है। दूसरा है यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ह्यूमन एसेट बोलते हैं बेसिकली, यानी कि जो मानव है वो धन बन गया अगर उसको अच्छी एजुकेशन मिल गई, उसको अच्छी हेल्थ मिल गई, उसको अच्छी जॉब मिल गई तो उन्हें नौकरी मिल गई, फिर छोकरी मिल गई, छोकरी को छोकरा मिल गया, ठीक है, तो जिंदगी अच्छी चल रही है। तो ये फंडा देखने को मिलेगा दूसरा क्राइटेरिया आप लोगों के सामने, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि दूसरा क्राइटेरिया बोलता है कि इंसान जो है वो कितना कैपेबल है देश के अंदर में, उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है यहाँ पर ये बात करता है वनरेबिलिटी के बारे में, यानी कल को अगर बाढ़ आ गई तो पूरा देश बह गया, जैसे पाकिस्तान संभल नहीं पाया, हाथ में कटोरा आ गया, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी औकात नहीं है, कल को कोई कंडीशन खराब होती है, तुम अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसे देश को हम लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर इनके ऊपर फोकस ज़्यादा दिया जाता है। अगर कोई देश जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में डाल रखा है तो उसके ऊपर अलग से फोकस दिया जाता है कि यार कल को कुछ होने लगे तो इनका ध्यान रखियो भाई। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे कहीं घूमने नहीं जाते हैं, ठीक है, बच्चे रहते हैं साथ में कि भाई साहब देखो बच्चों का ध्यान रखना, पता चला इधर उधर हो गए तो दिक्कत हो जानी है। तो वही वाला क्राइटेरिया, वही वाली कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, इनका ध्यान रखा जाता है कल को चलकर अगर दिक्कत हो तो कैसे इनको संभालना है, कैसे संभालना है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। पर फिलहाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक बहुत बड़ा तरीका है इनको संभालने का। जैसे कि पहला ही गोल बोलता है कि भाई साहब गरीबी को मिटा दो। गरीबी ये माना जाता है कि इंसान गरीब पैदा होए तो वो उसके हाथ में नहीं है, पर गरीब मर जाए ये तो सरासर उसी के हाथ में है, यानी कि उसने ऐसी हरकतें की यहाँ पर आने के बाद भी कि जिंदगी जीकर चला गया पर कुछ ऐसा नहीं किया ताकि अपनी खुद की गरीबी मिटा सके। उन्हें कहते हैं कि भूखे पेट जो है भगवान के भजन नहीं होते हैं। तो वही बातें, अगर पेट में खाने नहीं होगा तो इंसान क्या ही कर लेगा, एटलीस्ट अपना रोटी कपड़ा और मकान का सिस्टम तो इंसान को करना ही चाहिए जिंदगी में। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। साइंस एंड डेवलपमेंट में ये कंट्री जो है वो काफ़ी पीछे रहती हैं, क्लाइमेट चेंज को ये प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पाती हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है तो सबसे पहले यही मरेंगे। उन्हें कहते हैं कहीं पर भी बम फेंक दो सबसे पहले गरीब मरेगा, वो वाली बात है। कोविड-19 के टाइम पर ये इनको ऐसा झटका लगा कि इनको रिकवर होने में आने वाले और 15-20 साल लग जाएंगे, वैसे इनकी खस्ता हालत थी। तो ऐसे टोटल 46 देश है दुनिया में। आप लोग खुद सोचो, आप लोग एक परिवार के अंदर रहते हो, उस परिवार में टोटल मिलाकर 5 भाई हैं। 5 भाई में से 4 भाई हैं, एक IAS ऑफिसर है, एक बेसिकली IPS ऑफिसर है, एक जो है कोई बहुत ही बड़े वाला डॉक्टर है, तीसरे वाला जो है एक आर्मी में ऑफिसर है।
पांचवे वाला जो हो गया वो बेसिकली एक ऐसा इंसान है जिसके पास में ना तो जॉब है, ना ही उसके पास में कोई प्रॉपर एक काम करने के लिए है, बस घर में है, अपना लाइफ को आराम से लेके चल रहा है। क्या जो 4 पर्टिकुलर भाई है उनको इस अकेले भाई को छोड़ देना चाहिए कि भाई साहब तू अपनी जिंदगी को अपना आप देख ले, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात होगी। किया क्या जाता है कि चारों के चारों जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएं और उसकी जिंदगी को भी थोड़ी बेहतर बनाएं। ऐसा नहीं कि उसको फ्री में बैठा कर खिलाएं, नहीं, वो तो एक तरीके से उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली बात होगी। उसको इतना सक्षम बना के कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करके दे दे ताकि वो आगे कमाकर खाता रहे और उसकी जिंदगी भी अच्छे से चलती रहे। सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है दुनिया में अमीर देशों के द्वारा। जो अमीर देश हैं वो क्या करते हैं, जो ये लीस्ट डेवलप कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। सपोर्ट कैसा? सपोर्ट ऐसा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर ये गरीब कंट्री किसी अमीर देश में जाकर अपना माल पानी बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्स वगैरह ये लोग नहीं लगाते हैं, यानी कि तुम बेच लो यार, कमा लो थोड़ा बहुत जितना भी है तुम्हारा। तो लीस्ट डेवलप कंट्री का फोकस एक तरीके से इस तरीके से उनको लेकर चला जाता है कि थोड़े से डेवलप हो जाए, ऊपर उठे और इनकी जिंदगी जो है थोड़ी सी नॉर्मल चलती रहे। तो ये पैटर्न रहता है कि यहाँ पर इनको थोड़ा सा एक तरीके से ना अपना एक सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर कराने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर इनको किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन वगैरह चाहिए होता है तो लोन इनको आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा इनको मशक्कत नहीं झेलनी पड़ती है क्योंकि पता है कि ऑलरेडी इनकी खस्ता हालत हो रखी है। तो डेवलपमेंटल लोन, और वो भी इंटरेस्ट काफ़ी लो रहता है या फिर इंटरेस्ट फ्री भी रहता है, इस तरीके से इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर ये सारे के सारे जो सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, तो 5वें नंबर की अभी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली जिसको अभी दोहा डिक्लेरेशन के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों के सामने है। इस पर्टिकुलर सिस्टम की थीम रखी गई प्रॉपर एक कि हाँ ये थीम के ऊपर हम लोग काम करेंगे। बोला गया है फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटी, यानी कि आज की डेट में जो एक तरीके से आगे लेकर आना है, उनका पोटेंशियल बढ़ाना है, उनको प्रोस्पर बनाना है, ताकि ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बड़े इंस्पायर है। मतलब ये लीस्ट डेवलप कंट्री का नारा ये होता है कि सबका सपोर्ट, मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास साथ में लेकर चलेंगे तभी हम लोग एक अच्छे लेवल पर अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर एरिया में टोटल 6 इनका फोकस एरिया भी रखा गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जैसे कि फोकस एरिया क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, गरीबी मिटानी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी यहाँ पर चीज़ें होती है, मल्टी डायमेंशनल वनरेबिलिटी होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अचीव करेंगे, क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से साइड में करेंगे, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, कोविड-19 से रिकवरी में हेल्प करेंगे। तो टोटल मिलाकर 46 जो कंट्री हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। ठीक है, आप लोगों को सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि दुनिया में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आतंकवाद की प्रॉब्लम है या फिर कोई भी ऐसी एक तरीके से ना, जैसे कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है यही फेस करते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। कोस्टल एरिया में रहते हैं वो देश, खासकर आप लोगों को ये बात नजर आएगी कि ये जो देश हैं जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपना एक तरीके से दुनिया इनकी अच्छी चलती है। और अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट ही ऐसा है जिसके बारे में बात करते हैं कि भाई साहब उसको बचा लो कोई। तो 10 साल का अभी ये प्लान लेकर चला जा रहा है इनके लिए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जब अचीव करने की बात आए 2030 में, तो कैसे चीज़ों को सही करना है। तो कतर के अंदर में एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई। इसमें कई सारे जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे नहीं कई सारे मीम्स बनते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर कई सारे मीम्स बने ट्विटर के ऊपर में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे कि पाकिस्तान जो है लीस्ट डेवलप कंट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए गए यहाँ पर एक तरीके से जाकर देखने के लिए कि कैसा माहौल है, क्योंकि कल को सेम उसी कैटेगरी में आने वाले की कैटेगरी में है, बेसिकली पाकिस्तान उसी कैटेगरी में है एक तरीके से देखा जाए तो आने वाला, तो कल को फील ले रहा है कि कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अभी अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी डेफिनेशन कैसे देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर लीस्ट डेवलप कंट्री की परिभाषा लिखने के लिए आप लोगों से पूछा जाए तो यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं। बोला गया कि कंट्री दैट एग्जिबिट द लोवेस्ट इंडिकेटर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि समाज के अंदर में जो डेवलपमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सोसाइटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं, उन इंडिकेटर पर ये जो कंट्री है वो किस लेवल पर उतरती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। यानी कि उसकी बेसिकली चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। इसमें क्या क्या यहाँ पर लो लेवल ऑफ इनकम रहेगा, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, कल को कुछ भी होता है, इन्वायरमेंट खराब होता है, कोई भी कंडीशन होती है तो ये तुरंत जो है हथियार डाल के बैठ जाते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज और प्राइमरी कमोडिटी, यानी कि ऐसे नहीं से अपना एक तरीके से नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। तो प्राकृतिक संसाधन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट इनकी आबादी रहती है। इसके चलते यहाँ पर अगर कल को कोई भी दिक्कत होती है तो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है काफ़ी आसानी से। तो ये आप लोग समझ सकते हैं।
जो 3 क्राइटेरिया मैंने बोले थे पैसे का क्राइटेरिया यहां पर ये है $1230। अगर यहां पर इसके नीचे आप लोग पर पर्टिकुलर पर्सन के हिस्से में आ रहे हैं, एवरेज 3 साल का अगर निकाले, तो इसका मतलब यह है कि खस्ता हालत चल रही है देश की, भाई साहब ऐसा बोलो। ह्यूमन एसिड्स इंडेक्स यानी कि जो न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ के बारे में हम लोग बात करें, उसमें उनकी देश की खस्ता हालत न हो तो भी यहां पर आप लोग सही कर सकते हैं। अगर खस्ता हालत हो तो इस कैटेगरी में आप लोग आएंगे। और फिर आगे यहाँ पर इकोनॉमिक वनरेबिलिटी प्लस कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, कोई कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ रही है, तो सबसे पहले जो है ये एक तरीके से अपना नहीं एक डंडा डाल के बैठ गए कि भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, तुम देख लो यार कैसे करना है, बचा लो हमको, भाई साहब हम तो डूब गए, हम तो मर गए, हम तो बर्बाद हो गए। ठीक है, उन्हें एक तरीके से कुछ भी जरा सी गड़बड़ होती है तो कई बार कई सारी औरतें गाँव में देखी होगी, अरे नाश हो गया, मर गए, बर्बाद हो गए। तो वही वाली बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी के चलते ये कॉन्फ्रेंस होती है ताकि ये ऐसी नाश बर्बाद वाली चीजें ना देखने को मिले और चीजों में एक बैलेंस बनाया जा सके। पहले भी यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिली थी, आगे से बातें होती रहती हैं यहाँ पर। तो मुद्दा ये रहता है कि जो अमीर देश हैं, क्योंकि कई बार उनकी जो हरकतें हैं वो गरीब देशों को झेलनी पड़ती है। आज की डेट में क्लाइमेट चेंज वाला जो इशू है गरीब देशों की वजह से है क्या, ये वो तो बेचारे रोटी मुश्किल से खा पा रहे हैं। अमीर देश जो है वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, 4-4 गाड़ियां हैं घरों में, 10-10 एसियां लगा रखी हैं, पता नहीं क्या क्या जुगाड़ अपने लिए घूम रहे हैं। तो उनकी वजह से यहाँ पर कहानी खराब हो रखी है। जो एरोप्लेन में यात्रा करते हैं उनकी वजह से हालत खराब हो रखी है, या फिर जो अपनी साइकिल पे चलता है उसकी वजह से हालत खराब हो रखी है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए कि अमीरी और गरीबी का जो फर्क है वो आप लोग यहां से समझ पाएंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप लोग प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान ना दो, प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान जरूर देना है। साथ साथ में तो क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या यहां से बन सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करते हैं, देखता हूं क्या आप लोग आंसर देते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा जाता है, उसका रीजन ये रहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग का बनेगा तो आप लोग जो है उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो सारा प्रीलिम्स मेन सारी चीजें साथ में लेकर चलनी होती है जब एग्जाम की तैयारी करो। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने लीस्ट डेवलप कंट्री के बारे में। बोला गया कि 3 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर बोली जा रही है। बोला जा रहा है कि इट मस्ट हैव ग्रोस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा बिलो द थ्रेशोल्ड US जो 1230, तो इसके नीचे होना चाहिए पिछले 5 ईयर में अगर एवरेज आप लोग निकालो तो। बोला गया कि पुअरली कंपोजिट जो यहाँ पर जो ह्यूमन एसिड्स इंडेक्स है उसके इंडिकेटर को देखा जाता है, अगर पुअर है तो वहां पर। नेक्स्ट बोला गया किसके बारे में, ये बोला गया डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, यानी कि नेचुरल डिजास्टर, इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, कोविड-19 जैसी सिचुएशन आती है कि उसके साथ में ये टिक पाएगा। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये है। करेक्ट क्या है, ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। अटेम्प्ट करो, देखता हूं आंसर क्या देते हो आप लोग, पता चलेगा अभी। कितने अच्छे से आप लोगों ने दिल लगाकर गाना नहीं मतलब आर्टिकल सुना है। बात करते हैं की फोकस एरिया के बारे में दोहा डिक्लेरेशन के। तो मैंने अभी आप लोगों को कितने फोकस एरिया बताए, 6 फोकस एरिया बताए। 6 में से 4 स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछ लेगा 1 सेकंड के अंदर में कि इरेडिकेशन पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को मिटाने की बात यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर जो कि मल्टी डायमेंशनल वनरेबिलिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो दिक्कतें देखने को मिलती है उसको कैसे इंप्रूव करना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस करना है, और इन्वायरमेंट जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कैसे ठीक कर रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 3 स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। पूरा आर्टिकल सुनने के बाद में कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है, पर फिर भी देखते हैं कौन कौन से आंसर देते हैं। क्या है आंसर, सही बताओ, बिल्कुल दिल से बताना, दिल पे हाथ रखे। आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बी, यानी कि 2 और 3। क्यों, क्योंकि मैंने 5 ईयर नहीं बोला, कहीं पर भी ध्यान होगा आप लोगों को, ओनली 3 ईयर बोला है मैंने। ठीक है, तो 3 ईयर का एवरेज निकाला जाता है यहाँ पर ये, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। फिर बोलो कहाँ से आ गया, मैंने कहा भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें की फोकस एरिया दोहा के बारे में। तो सारे के सारे हैं, तो आंसर डी हो गया। यहाँ तो 4 ही पूछे हैं टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये सारे के सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। 6 है टोटल यहाँ पर, ये कभी इसको देखने लोगे, एक यहाँ पे है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं बना इसका, ये पॉइंट बन जाएगा तो 6 हो जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, कंट्री कितनी है टोटल, 46 है। कौन इसको डिक्लेयर करता है, तो यूनाइटेड नेशन इसको डिक्लेयर करता है। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो अभी आप लोगों को नए नए ताजे देखने को मिलते हैं, जिनको आप लोग धड़ल्ले से याद रखते हो और एग्जाम में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो। अभी यहाँ पर जैसे कि पेपर हुए थे कई सारे, स्टेट पीसीएस के पेपर होते हैं, एसएससी के पेपर होते हैं, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कई सारे क्वेश्चन आए। तो एक बच्चा लिख के भेज रहा है कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन ऐसा का ऐसा रखा मिल गया।
तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जब आप लोग रेगुलर तैयारी करते हो ना, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को रखे मिल जाते हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग रिविजन करके गए हो चीज़ों को अच्छे से। वरना तो देखो यार, पढ़ाई तो सभी करते हैं, पर क्या आप लोग क्या कर रहे हो, बेसिकली क्या चीज़ों को पढ़कर उनका रिविजन भी कर रहे हो। वरना चलती तो सबकी है गाड़ी तो, पर लेकिन आप लोग कितने अच्छे से चलेंगे डिपेंड करेगा कि आप लोग कितने सही तरीके से रिविजन करके जा रहे हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल अभी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इससे पहले कौन से गोल हुआ करते थे, चलो मैं फुल शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं। इनको बोलते थे MDG, ठीक है, MDG बोला करते थे, इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो ये भी पूछा जाता है कई बार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बड़े ही प्यारे प्यारे से। थोड़ा सा लोगों से एडवांस आप लोगों को रहना पड़ेगा, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे एक स्टेप आगे बढ़कर चलो, तो आप लोगों के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखना, कोई भी आर्टिकल पढ़ो, मैं तो ये बोलूंगा, आप लोग जैसे कि लक्ष्मीकांत की किताब भी पढ़ रहे हो, तो किताब पढ़ ली, चैप्टर खत्म कर लिया, फंडामेंटल राइट, तुरंत उठा के उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को एग्जैक्ट आप लोगों को आइडिया देगी उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में। तो इसीलिए हर आर्टिकल के एंड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहते हैं, वरना आर्टिकल पढ़कर निकल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और फीडबैक दे दिया करो जैसा भी लगता है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ओके। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, और इसके ऊपर चाहो तो आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस। ये बेसिकली अभी जब आप लोगों ने बजट वाली बेसिकली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि अभी रिसेंटली जो मोटी अनाज मतलब मोटा अनाज या फिर जो दालें हैं उसके बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको मिलेट्स को अभी यहाँ पर नाम दिया गया श्री अन्न, यानी कि अन्न का राजा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इस श्री लगाते थे किसी नाम के सामने रिस्पेक्ट देने के लिए। तो इसके चलते ये माना जा रहा है कि एक टाइम ऐसा था, पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा या फिर सुना होगा। जैसे मैंने एक बार अपने दादाजी से बैठा हुआ पूछ रहा था, मैंने कहा आज दादाजी बोले थे कि खाने में क्या बनाया, मैंने कहा मक्का की रोटी बनी हुई है। तो बताने लगे बात की, कहने लगे कि यार एक टाइम ऐसा था कि मक्का की रोटी तो रोज़ ही खाया करते थे, हम वेट किया करते थे कि घर में किसी दिन जो है गेहूं की रोटी बनेगी, जैसे कोई स्पेशल ओकेज़न होता था, कोई मेहमान आ गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, तो उस टाइम पे गेहूं की रोटी बना करती थी। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, आज की डेट में उल्टा हो चुका है। मतलब मक्का की रोटी जो है किसी स्पेशल ओकेज़न पर बनती है, और नॉर्मली गेहूं की रोटी आप लोगों को देखने को मिलती है। और गेहूं को भी साइड में कर दो, आज की डेट में तो आप लोगों को मैदा देखने को मिलेगा दुनिया भर का, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बेसिकली मोटी दालें हैं उनको। इससे क्या फ़ायदा है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आज की डेट में जो किसान यहाँ पर इनको उगाते हैं वो और ज़्यादा उगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, लोग जो है इनको और ज़्यादा खाना भी स्टार्ट करेंगे। इनको जब हेल्थ के साथ में कनेक्ट करते हैं तो हेल्थ कॉन्शियस आदमी और ज़्यादा इनको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। दिक्कत सबसे ज़्यादा यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके बारे में जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर ये जो अनाज है ना, इस तरीके का अनाज हम लोग जानवरों को डालते हैं कि हाँ चना है, जानवरों को डाल दिया, पर लेकिन इन रियलिटी में अगर आप लोग समझोगे ये बहुत ही ताकतवर फूड हुआ करता था। पुराने टाइम के लोगों को देखो आप लोग, कितने हट्टे कट्टे, कितने एक तरीके से नहीं मुस्टंडे टाइप के लोग देखने को मिला करते थे। आज की डेट में देखो आप लोग किस तरीके के लोग हो गए। आज की डेट में दुनिया भर की बीमारियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो सारी चीज़ें हमारे खाने पीने और रहने सहने के ऊपर जो सिस्टम चेंज होता जाता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आज की डेट में अगर आदमी को बोल दे कि 2 मंजिल पर जाना है तो वो कोशिश करता है कि लिफ्ट मिल जाए कहीं पर उसको। ये सिचुएशन है आज की डेट में। तो बीमारी नहीं लगेगी तो क्या लगेगा। ऊपर से 24 घंटे खाना पीना कैसा है, पिज्ज़ा, बर्गर, पेप्सी, कोका, ये सब चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में, वो भी हमारे जैसे देश में जहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे खाने देखने को मिलते हैं। खाने में जितने बेहतरीन खाने हमारे देश में देखने को मिलेंगे, जितने लाजवाब, जितने स्वादिष्ट, हर एक एरिया में कोई ना कोई खाना फेमस है, वहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये नया इनिशिएटिव जो है उस पुरानी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ओनली नॉट इन ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये दिल्ली के अंदर में बेसिकली जो कैंपस है वहाँ पर 18-19 मार्च को आप लोगों को यहाँ पर ये सिस्टम देखने को मिलेगा। यानी कि ये आज और आने वाले टाइम में, यानी कि कल यहाँ पर आप लोगों को ये कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल को अगर डाउट हो तो उसको क्लियर करना है आप लोगों को, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अपने आप में ही अपनी इंपॉर्टेंस बता देते हैं कि भाई साहब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमारे ऊपर थोड़ी सी जरा नज़र रखना, ठीक है। हम जरा हटके हैं, तो ये आर्टिकल जरा हटके है। एक्साइज ला पिरूज के बारे में बात की जा रही है। नाम से आप लोगों को नहीं पता चलेगा किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये कि इंडिया की है, इंडिया श्रीलंका की है, इंडिया फ्रांस की है, इंडिया जापान की है, नहीं पता चलेगा। नोक को पता चलने को भाया, कैसे पता चलेगा फिर, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसका नाम है ला पिरूज। तो यहाँ पर ये एक मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे देश आपस में आकर यहाँ पर बेसिकली पार्टी करेंगे,
चाय समोसे मारेंगे, उसके बाद में कुछ जानने के सीखेंगे एक दूसरे से, फिर अपने अपने घर पहुंचेंगे। तीसरा एडिशन, यानी कि थर्ड संस्करण आप लोगों को यहाँ पर ये एक्सरसाइज का देखने को मिलेगा, जो कि इंडियन ओशन के अंदर कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रॉयल आर्मी ऑस्ट्रेलिया की, फ्रांस की नेवी, इंडिया की नेवी, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी, और इसी के साथ में यूनाइटेड स्टेट की नेवी के द्वारा पार्टिसिपेट यहाँ पर किया जा रहा है। एक ऐसा अभ्यास आप लोग बोल सकते हो ना, युद्ध अभ्यास, जो कि चाइना जैसे जो पड़ोसी देश हैं उनके दांत को खट्टा करने के लिए यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज नॉर्मली कंडक्ट कराई जाती है, ताकि पता चले कि यार ये तो सारे इकट्ठे हो गए। ठीक है, हम नहीं खेलते, उन्हें कहते हैं कि हम नहीं खेलते भाई ये तो चीटिंग है। उन्हें आप लोगों ने सुना होगा बेसिकली डायलॉग, कौन सी मूवी का है, सिंघम है। तो ला प्रोज जो कंडक्ट कराई जा रही है फ्रेंच नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। एम है इसका ताकि इन्हेंस किया जाए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, लोगों को एक दूसरे से अवेयर किया जा सके और कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, तो वो भी काम कर सकें। फ्रांस के बारे में एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रांस का एक आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर में, जिसको आप लोग बोलते हैं रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन, अरे सुनिए, रीयूनियन तो वही वाली बात याद रखना। ठीक है, इंडिजिनसली बिल्ड किया गया यहाँ पर, बेसिक इंडिजिनसली बिल्ड किया गया आईएनएस जो हमारा बेसिकली सियादरी है, और इसी के साथ में आईएनएस ज्योति वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारी जो ज्योति है यहाँ पर एक तरीके से प्रकाश की ज्योति फैलाएगी इनके साथ में, ताकि ये हमारी कैपेबिलिटी भी अंडरस्टैंड कर सके। इंडियन नेवी जो है वो आप लोगों सिंक्रोनस कैसे करना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कैसे एक दूसरे के साथ में मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। तो एक ऐसे अभ्यास यहाँ पर इसके अंदर में किए जाते हैं। कल को चलकर जो नहीं एक तरीके से ऐसे देश जो कि एक दूसरे के साथ में थोड़े से विचार मिलाते हैं, वो मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो इंडियन ओशन में हो रहा है, हमारी साइड से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सी कंट्री बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, ये बिल्कुल कतई कतई फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई साहब। तो इनके बारे में डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से रखा मिल जाएगा एक आधा क्वेश्चन, फिर बोलो कहाँ से आ गया, यहीं से आ गया भैया। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंडियन ओशन में हो रही है, कहीं और होती तो फिर भी एक बार को मैं बोलता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन ओशन के अंदर वैसे हो रही है, तो इसलिए इसकी आर्टिकल की इज्जत बढ़ गई इंडियन ओशन में होने से। ठीक है, याद रखना दोस्तों। हमारा देश जो है वो हमेशा ऊपर रहना पसंद करता है, चाहे फिर वहाँ पर रैंकिंग जो है वो बेसिकली नेगेटिव वे में हो चाहे पॉजिटिव वे में हो, वैसा हमको ऊपर रहना है। ठीक है हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रहना हमारे लिए बहुत गलत है, हमारे देश की बहुत सारी जनता जो है वो इससे बीमारी का शिकार बन सकती है। बात कर रहे हैं यहाँ पर पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है यार, गलती नहीं है, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो पोल्यूशन आज की डेट में एक तरीके से ना लोगों की नस नस में बह रहा है, यार लोगों की नस में खून बह रहा है, खून नहीं बह रहा है वैसा पोल्यूशन बह रहा है आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं आप लोगों को, आज की डेट में जो गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं वो पहले जितना पोल्यूशन छोड़ा करती थी उसका लगभग 1/4 पोल्यूशन छोड़ती हैं आज की डेट में। यानी कि आज की डेट में जो गाड़ी हैं वो बोर इफिशेंट हो गई हैं, अच्छे से एक तरीके से ईंधन को जला पाती हैं, तो धुआं जो है वो काफ़ी कम बाहर निकलता है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि पहले जो पोल्यूशन हुआ करता था अब से 50 साल पहले, उससे कम होना चाहिए था। बिल्कुल कायदा तो ये कहता है, पर लेकिन गड़बड़ क्या है, गड़बड़ है दूसरी वहाँ पर। गड़बड़ घोटाला क्या है, गड़बड़ घोटाला ये है कि उस टाइम पर जितनी गाड़ियाँ जितनी गाड़ियाँ हुआ करती थी उससे लगभग अब 10 से 15 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ आप लोगों को सड़कों पर देखने को मिलेगी। तो अगर 1/4 भी पोल्यूशन आप लोगों ने यहाँ पर कर दिया है तो भी इससे मल्टीप्लाई कर लो फिर भी, तो आप लोग समझ सकते हैं कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ना ही बढ़ना है। और ऊपर से इंसान जो है वो और ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं, अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में सोचना बंद कर दिया है। इसी के ऊपर प्रीलिम्स में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा चुके हैं, कई सारे स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पोल्यूशन से रिलेटेड। यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, तो ये प्रस्तुत करता है IQ एयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। इसमें जब यहाँ पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट तो इसने साफ साफ बोला हमारे देश की रैंक कितनी है, तो हमारी 4th रैंक आप लोगों को देखने को मिली। 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में हम लोग 4थे नंबर पर हैं। तो ये है हमारा स्वागत जो यहाँ पर इस रिपोर्ट ने किया है। तो मतलब सबसे ऊपर आप लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या और भी देश हैं, अगर उनकी खस्ता हालत आप लोग देखना चाहते हैं तो और भी कई सारे देश हैं, जैसे चैड हो गया, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश। ये 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री हैं, यानी कि इन देश में जाना भी मत। पाकिस्तान में क्यों पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे तो वैसे भी पेट्रोल और डीजल लोगों को मिल नहीं रहा है, किस चीज़ से पोल्यूशन कर रहा है पता लगाओ वहाँ पर तो वैसे ही लोगों को चीज़ें नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है। चलिए जो भी है सही नहीं है, ठीक है।
दिल्ली जो है वहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर के बारे में आप लोग बात करें तो काफ़ी अच्छा लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से आज की डेट में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती जा रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा जब नहीं चलते हैं तो कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। कई बार व्हाइट शर्ट पहन के जाओ तो उस पर छोटे छोटे से आप लोगों को एक तरीके से पॉइंट नजर आएंगे, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन की कैटेगरी में सबसे टॉप पर कौन है, वो है पाकिस्तान का लाहौर, नहीं कुड़ी लाहौर दी, ठीक है, तो वही वाला गाना सुना आप लोगों ने, तो उससे हिसाब से याद रखना कि लाहौर दी कुड़ी जो है सबसे पोल्यूटेड है, ठीक है। तो ये है। इसके साथ में दूसरे नंबर पर है दोनों एक तरीके से ना, एक पर्टिकुलर गाना याद आ गया मुझे अभी, एक तारों ने कहा चंदा से, चंदा ने कहा तारों से, कुछ ऐसा कुछ है, एक गाना है छोटा सा कि सबसे प्यारा कौन, पापा वो मेरे पापा। तो तारे किसके उस पे हैं, चाइना के फ्लैग पे तारे हैं, चंदा किसके उस पे है, पाकिस्तान के फ्लैग पे चंदा है। तो तारों ने कहा चंदा से, चंदा ने कहा तारों से, सबसे प्यारा कौन, पापा, तो फिर आता है इंडिया का फ्लैग। तो चंदा और तारे तो दोनों बेसिकली हैं आज के डेट में बीमार। जो बात करेंगे तो होटेन सिटी है चाइना की जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे हम तीसरे नंबर पर हैं। अभी जो मैंने बात बोली है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जो फोर्थ नंबर पर हमारी कैपिटल है, यानी कि दुनिया में जब सबकी कैपिटल देखते हैं तो उसमें हमारी फोर्थ नंबर पर है। पर लेकिन अगर सिटी में आप लोग देखोगे राजस्थान की भिवांडी सिटी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर तीसरे नंबर पर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के अंदर में, ठीक है। न्यू दिल्ली जो है अगर बात करें वैसे हमारी देखने को मिलेगी आप लोगों को, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर में दूसरे नंबर का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पर आप लोगों को भिवांडी देखने को मिल गया राजस्थान का। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो है सोचने वाली वो है कि टॉप 50 अगर सिटी आप लोग यहाँ पर बात करोगे तो 39 उसमें हमारे देश के आप लोगों को नजर आएंगे। ये थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा है क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बेसिस पर यहाँ पर ये इंडेक्स निकाला गया है। और ये एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है IQ एयर, ये स्विस की कंपनी है जिसके द्वारा यहाँ पर ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो खासकर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। इतने व्हीकल हैं आज के दिन में सड़कों पर, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से कहानी खराब आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। इसमें आप लोगों को और भी कई सारी सिटी हैं जैसे पटना, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, नोएडा, गुरुग्राम, बुलंदशहर, मेरठ, इसी के साथ में जिंद, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हिसार। मैक्सिमम आप लोगों को ये एरिया देखने को मिलेगा, मैक्सिमम जो है वो NCR वाली कैटेगरी में आता है। तो वहाँ पर बहुत ही ह्यूज पोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी जब यहाँ पर पोल्यूशन और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो साउथ इंडिया की शायद रेयरली कोई सिटी आप लोगों को देखने को मिलती है जब पोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बात करते हैं। मैक्सिमम पोल्यूशन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि नॉर्थ इंडिया की सिटी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर पोल्यूशन के मामले में टॉप पर नजर आती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कई सारे मैप्स वगैरह हैं जहाँ पर आप लोग ये चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं। फिगर एयर पोल्यूशन के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में आप लोगों को काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर चाइना के अंदर में आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। ये ग्लोबल एस्टिमेट जो है रिस्क फैक्टर क्या है, कोजेज, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूँगा जो कि बहुत ही डिटेल में तसल्ली में यहाँ पर। तो ये तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में हो गया। एक और रिपोर्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पूरा आर्टिकल हो जाएगा और बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर आप लोगों का हो जाए। तो वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आप लोगों का रिवीजन भी होगा और काफी सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन दूंगा वीडियो के एंड में, उनको जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स, ये बेसिकली इसी के साथ में जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट और जो पोल्यूशन के अंदर आप लोगों का टॉपिक बनता है वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट कर पाओगे, डिटेल में समझेंगे आखिर न्यूज में क्या है और क्या क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ता है, वो सारी बातें भी आप लोग यहां पर समझ पाओगे। पोल्यूशन, जिसको हिंदी में आप लोग प्रदूषण बोलते हैं, काफी खतरनाक चीज है। काफी सारे लोगों की डेथ होकर जाती है इसके थ्रू। और अगर इंडिया, अपने देश भारत के अंदर में बात करूं 2019 में 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है पोल्यूशन की वजह से 2019 में। 1.6 मिलियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह कि 16 लाख लोगों की जान चली गई है 2019 में पोल्यूशन की वजह से। आप लोग बोला है झूठी बात है, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे होता है। पोल्यूशन की जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग जो हॉस्पिटलाइज हैं उनको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। और पोल्यूशन वन ऑफ द एक मेजर रीजन होता है उनकी डेथ का, अगर आप लोग इसको ढंग से माइन्यूट लेवल पर अंडरस्टैंड करेंगे तो। अगर इंडिया के अंदर आप लोग बात करें, ओवरऑल जो पोल्यूशन रिलेटेड डेथ होती है वो है 2.4 मिलियन, यानी कि 24 लाख लोगों की जान जाती है। यानी कि अभी आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर 1.6 यानी कि 16 लाख जाती है, अब 24 बोल दिया,
क्या हमारा ही दिन में ही बना रहे हो? क्या बना नहीं रहा हूं, सुधार रहा हूं। मतलब यहां पर मैंने ओनली एयर पोल्यूशन के बारे में बात की है, और यहां पर वाटर, लेड, इसी के साथ में दूसरे जो और पोल्यूशन देखने को मिलते हैं उसकी वजह से जो दिक्कतें निकल कर आती हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसी के चलते एक स्टडी की गई है, पोल्यूशन एंड हेल्थ। ये एक स्टडी है, पोल्यूशन एंड हेल्थ, ए प्रोग्रेस अपडेट, और ये किसके द्वारा? द लैंसेट जो प्लानिटरी हेल्थ, इसके द्वारा यहां पर ये पब्लिश की गई है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और कुछ लिखने के लिए आ जाए पोल्यूशन के बारे में, आप लोगों को कई बार निबंध आ जाते हैं एक तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में लिखने के लिए, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट जो है काफी डिटेल में कवर करूंगा, अच्छे से सुनिएगा। अगर रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों से कुछ फाइंडिंग्स के बारे में यहां पर बात करूं, तो अगर आप लोग समझेंगे, ग्लोबली एयर पोल्यूशन अकेला जो है वो 66.7 लाख लोगों की डेथ करके चला गया। आप लोग बोलोगे यार हमारे देश में ही ज्यादा होगी, यहां पर अभी आपने बताया लगभग 16 लाख लोगों की जान हमारे देश में चली गई, और पूरी दुनिया में 66 लाख लोग ही मरे इससे। रीजन क्या है? अगर पोल्यूशन की रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग उठाकर देखोगे दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट पोल्यूटेड एरिया कहां पर आते हैं, आप लोगों को मैक्सिमम जो है अपने देश की सिटीज वहां पर नजर आएंगी। तो इसीलिए वो पोल्यूशन जो है वो हमारी नसों में दौड़ रहा है, उसकी वजह से यहां पर ये बातें निकल कर आती है। अगर ओवरऑल पोल्यूशन रिलेटेड रेस्पॉन्सिबल एस्टिमेशन डेथ के बारे में बात करें 2019 में ओवरऑल की बात की जा रही है, तो यहां पर बात की जा रही है कि हर छठे में से एक जो इंसान है वर्ल्ड वाइड, उसकी डेथ आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। 2019 का डेटा है ये आप लोगों के सामने, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, 80 करोड़ जो चिल्ड्रन है वो एस्टिमेट, ये एक तरीके से उनके अंदर जब चेक किया गया तो ब्लड में उनके लेड यानी कि सीसे की मात्रा जो है काफी ज्यादा देखने को मिली। जो हम लोग खाते पीते हैं ना, उससे आप लोगों को ये सारी चीजें सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे समझने के लायक है काफी ज्यादा तरीके से। ये जो क्वांटिटी एक्सीड हो चुके हैं 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, तो ये आप लोगों को यहां पर इसकी मात्रा देखने को मिलेगी। एयर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से, केमिकल जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, एजिंग जो है उसकी वजह से, और इसी के साथ में जो भी आज के डेट में पोल्यूशन को एक्सपोज हम लोग हो रहे हैं, पोल्यूशन के सामने हर टाइम हम लोग रहते हैं, उसकी वजह से, फोसिल फ्यूल जो एयर पोल्यूशन में होता है उसकी वजह से आज की डेट में 8 बिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है। ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कॉस्ट बताई जा रही है पोल्यूशन की, जो दुनिया को नुकसान हो रहा है, अपने देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल की बात कर रहा हूं। 8 बिलियन एक ह्यूज मनी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर किसी कंट्री को श्रीलंका को दे दे तो श्रीलंका जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। एक दिन में पूरी दुनिया को इतना नुकसान हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, और ये मैक्सिमम पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें हमारा योगदान काफी ज्यादा आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ बातें मैंने बता दी है, कुछ और बातें जान लो अपने ही देश के बारे में। एयर पोल्यूशन के मैंने बताया 16 लाख के करीब लोगों की डेथ हुई 2019 में, 17.8 है ओवरऑल डेथ जो भी देश के अंदर हुई है। हम लोग बोलते हैं ना अभी कोविड-19 की वजह से कितने सारे लोगों की जान चली गई, भाई साहब ये आप लोग गिनते भी नहीं हो, ये जो लोगों की डेथ हो रही है इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ यहां पर इसके द्वारा बताई गई है। 9.8 लाख जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 6.1 लाख जो है वो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन। हाउस होल्ड में, घरों में आप लोगों ने देखा होगा चूल्हे के ऊपर जो बेसिकली सब्जी खाना बनाया जाता है, उसके बारे में आप लोगों ने देखा है नॉर्मली जो ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, ये जाने अनजाने में हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे होते हैं। तो दो तरीके के पोल्यूशन होते हैं, इंडोर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक्सट्रीम पुअर्टी वाले जो लोग होते हैं, जो काफी गरीब तबका है सोसाइटी का, एक तो इंडोर पोल्यूशन की वजह से मरता है, और दूसरा वाटर पोल्यूशन, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा उस इंसान को, और दूसरा यहां पर अगर बात करें घरों में चूल्हे वगैरह जो जलाए जाते हैं उनमें गोबर, उपले या फिर लकड़ियां वगैरह इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं की डेथ होती है, और मैक्सिमम ये चीजें देखने को मिलेगी। सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन बन जाती है जहां कोई इंडस्ट्री है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी दिल्ली के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नॉर्मली आप लोगों को ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है, सारी इंडस्ट्री एनसीआर वाले रीजन में निकाल दी है, यानी कि गाजियाबाद, मेरठ, अलवर, ये सारा जो आसपास वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, वहां पर इंडस्ट्री निकाल दी उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको पता है पोल्यूशन फैला रहा है, तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन नहीं चाहिए, आसपास के लोग मरते रहो, ठीक है। और ये हर एक गवर्नमेंट वो कोशिश करती है कि अपने रहने की जगह सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में यहां पर कोई बाहर का डिग्नेटरी आता है तो ये बोलते हैं कि उसने इतने टाइम में इतनी सारा पोल्यूशन पी लिया है। और याद होगा बराक ओबामा साहब जब स्टार्टिंग में आया करते थे तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे हा हुल्ला भी हुए थे कि इंडिया के अंदर जाओगे इतना पोल्यूशन पीकर आओगे, इंडिया तो पोल्यूटेड कंट्री है। तो ये सारे इश्यूज आप लोगों को यहां पर रेगुलरली देखने को मिलते हैं। इंडिया स्पेसिफिक हाईलाइट के बारे में बात करते हैं, वर्स्ट अफेक्टेड लोग कौन है? एयर पोल्यूशन से सबसे ज्यादा किस एरिया में अफेक्टेड लोग नजर आएंगे? इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये वो रीजन है जहां से हमारी जो प्यारी गंगा रिवर है वो बहते हुए जाती है।
तो इस प्लेन को इंडो गैंगेटिक प्लेन की कैटेगरी में आप लोग रख देते हैं। अगर मैप में भी आप लोग देखोगे तो जहां जहां से गंगा रिवर बहकर जा रही है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा रीजन आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा लोगों की डेथ जो होती है वो पोल्यूशन की वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है। और न्यू दिल्ली और मैनी मोस्ट जो पोल्यूटेड सिटी है वो इंडिया के अंदर नजर आती है। काफी बड़ा रीजन क्या है, अगर कोई कोज आप लोगों से पूछने लगे, जो भी हम लोग जलाते हैं, घास फूस जो हम लोग जलाते हैं आज के दिन में, सिंगल लार्जेस्ट कोज आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी बड़ा। और कंजप्शन ऑफ द कोयल और क्रॉप जो बर्निंग होती है आज की डेट में आप लोगों को ये नजर आता है, जो बिजली आप लोग घरों में यूज कर रहे हैं ना, मैक्सिमम बिजली हम लोग कोयले से बना रहे हैं। और ये कोयला काफी ज्यादा खतरनाक होता है और अभी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका यूज करना पड़ता ही पड़ता है। और यहीं से ही आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो लेड है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। 27 करोड़ बच्चे आज के दिन में इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक लॉस के बारे में अगर बात करें, 2020 से लेकर 2019 तक का 1% जीडीपी का खा चुका है यहां पर ये पोल्यूशन। जीडीपी में 1% बढ़ाने में ना इंसान जो है उसके घुटनों पर आ जाता है, पर लेकिन यहां पर आप लोग देखो तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कोज को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो नेचुरल कोज होंगे, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, जब यहां पर नहीं कहीं पर जंगल में आग लग गई, हमारे हाथ में तो नहीं है, जंगल में आग लग गई, कुछ हमारे हाथ में भी है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। नेचुरल फायर लग गई, पर लेकिन कहीं पर बवंडर आ गया, कहीं पर हवा चली ताबड़तोड़, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है वो एटलीस्ट हम लोग को सुधारना चाहिए। तो मैन मेड जो कोज है, जैसे फ्यूसिल फ्यूल, रोड पर साइकिल चलाएं गाड़ी की जगह, जहां पर मोटरसाइकिल लेकर जानी है, कम से कम एटलीस्ट 5 किलोमीटर तक हम लोग एटलीस्ट साइकिल डेली चला सकते हैं आसानी से। तो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से हम लोग। यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल गए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कई जगह तो ऐसे बना बनाकर तोड़ रहे हैं क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में फैक्ट्री दुनिया भर की देखने को मिलेगी, जिसमें से पानी भी बुरा निकलता है, धुआं भी निकलता है, और इसके साथ में आसपास वाले एरिया को बर्बाद करता है केमिकल निकलकर। तो पानी बेकार हो गया, धुआं बेकार हो गया, यानी कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, और केमिकल तो अब जोड़ लो, ये तो पूरी देह का पोल्यूशन हो गया। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां से बाहर तो आप लोग ये सारी चीजें खाते पीते हो ही हो, जब घर में आप लोग जाते हो अपने, तो वहां पर रही से ही कसर पूरी हो जाती है। अगर घर में आज भी उपले, गोबर की और ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं तो वो एक अलग लेवल देखने को मिलेगा। और एक और नेक्स्ट लेवल है जो रही से ही कसर और पूरी कर देता है, बुरा मत मानिएगा, पर लेकिन रियलिटी है, वो है स्मोकिंग करना। यानी कि ऑलरेडी इतना स्मोक बाहर कर लेता है इंसान, उसके बाद में जब बीड़ी सिगरेट पीता है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर चीजों को ले जाकर रख देता है, वो और ज्यादा इंसान को बीमार बना देता है। तो यहां से एक नेक्स्ट लेवल की चीज आप लोगों को नजर आएगी, पोल्यूशन की वजह से चीजें और बर्बाद होती हुई नजर आएंगी। अब आप लोगों को यहां पर एक डेटा दिखा रहा हूं जिसको सोचकर आप लोग हैरान हो जाओगे। आप लोगों को सुना होगा बहुत सारे यार लोगों ने एक दूसरे गोली मारकर हत्या कर दी, बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलेंगे। रोड में एक्सीडेंट हो गए 1.5 लाख के करीब है, पर लेकिन इसके हिसाब से बहुत कम है। एड्स से, मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या देखी जाएगी, ड्रग्स, अल्कोहल का, दारू का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या देखी जाएगी, मेल न्यूट्रिशन का शिकार या फिर कोई और रीजन में महिला और बच्चों की डेथ देखी जाएगी। इसको सबको अगर एक साइड रख दो और एक साइड में आप लोगों को यहां पर ये नजर आएगा, ठीक है, स्मोकिंग एंड एक तरीके से सेकंड हैंड स्मोकिंग। मान लीजिए मैं सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, मेरे साथ में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सेकंड हैंड स्मोकिंग करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो वो पैसिव स्मोकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। और रही सही बाकी टोटल पोल्यूशन की वजह से, तो यहां पर हम लोग इनके ऊपर महामाही वो नहीं त्राही माम चिल्लाते रहते हैं, पर लेकिन जो रियलिटी में जो मेन कोज है जिसकी वजह से लाखों लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो ये है रीजन जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देना चलना है, और इस रीजन को जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बेसिकली बता सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में हम लोग क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्री को हम लोग को प्लांट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करना चाहिए, बाइसिकल सबसे बेस्ट आप लोगों को नेचर फ्रेंडली देखने को मिलेगा, हेल्थ के साथ साथ में वेल्थ, यानी कि पैसा भी बचेगा और हेल्थ भी आप लोगों की सही रहेगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सोर्स, यहां पर छतों पर क्या ले, सोलर पैनल यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, एक इंसान अपनी गाड़ी लेकर चल रहा है, ठीक है, चलो सही है कि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो आप लोगों का एक नहीं, मान लीजिए आप लोग किससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के पास में कोई सामान नहीं है तो आप लोग नॉर्मल जा सकते हैं, ठीक है, किससे मिलने जा रहे हैं, या फिर आप लोग की गाड़ी में 4-5 आदमी, समझ में आता है, फिर सही है गाड़ी लेकर चलो। अकेला इंसान गाड़ी लेकर जा रहा है, ठीक है, रीजन उनकी इंसान की भी गलती नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि वो गाड़ी का अल्टरनेटिव कर सके, वरना किसको ज्यादा दिक्कत है। सोचो अगर अल्टरनेटिव इतना अच्छा हो जाए कि इंसान को अपनी चीजें निकालने से ज्यादा लगेगा यार वो सही है, फालतू में क्या इसको निकाल के चलो, खुद चलाना पड़ेगा, बैठ के जाऊंगा ना मजे में, वो वाली चीजें।
तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आउटडोर जो भी पोल्यूशन है यहाँ पर, अगर ये सारी चीजें आप लोग देखोगे, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, हाउस की एनर्जी, एग्रीकल्चर, पेस्ट, ये सारी चीजें देखोगे, और दूसरी साइड में यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए ये चीजें देखोगे, तो इनमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अगर रियलिटी में हेल्थ सुधारना चाहते हैं। वरना हेल्थ नहीं सुधरेगी, हेल्थ जो है वो और ज्यादा बर्बाद होती नजर आएगी, और इससे दिल की बीमारी, लंग की बीमारी, अस्थमा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आंखों में बीमारी, स्ट्रोक हो गया, रिड्यूस लाइफ स्पैन, इंसान की जिंदगी घटती जा रही है इन सब चीजों की वजह से, ये आप लोगों के सामने नजर आती है चीजें। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, और सॉल्यूशन सारे आप लोगों के सामने ही है। रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग को वेस्ट को अलग अलग जनरेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। ग्रीन बिल्डिंग आप लोगों को बनानी पड़ेगी, पेड़ पौधे जितने ज्यादा लगाओ। आप लोगों को रेगुलर लगभग 2-4 दिनों के अंदर डेली कोई ना कोई मुझे जो ट्विटर के ऊपर टैग करता है, मैंने बोला था ना कि SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, आप लोग ये हैशटैग करके मुझे टैग किया करो जब भी कोई पेड़ लगाया करो। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर करते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो। तो इससे आप लोगों की लाइफ जो है काफी ज्यादा इंप्रूव होगी आसपास वाले एरिया में, और हर एक इंसान अगर इस तरीके से काम करने लगा, देखते ही देखते यार सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। लोग नहीं कहते, आप लोग हम लोकल भाषा में बोलते हैं कि ये जरा सी देर में, एक वर्ड है कि लहंबे के में चीज चेंज हो जाएगी, एक ऐसा वर्ड है जो कि बड़ी जल्दी फ्रिक्वेंटली चीजें चेंज हो जाएंगी। तो उसके लिए आप लोग काम करना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है? दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी लगाए थे यहाँ पर स्मोक टावर, कई जगह और लगाया जा रहा है, धुएं को सोखेगा और प्योर हवा निकालेगा। पर लेकिन सोचो, हमारे पेड़ पौधों से ज्यादा पावरफुल कुछ है अगर हम लोग उसको लेकर चलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया भर की स्कीम चला रखी है, पर लेकिन लोग अवेयर नहीं है इनके बारे में। अगर बात करें गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है नोटिफिकेशन ऑफ द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक एमिशन कितना होना चाहिए, इसके बारे में सारी बातें बता रखी है। इसी के साथ में एयर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बता रखी है। CNG LPG इनको कैसे लेकर चलना है, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च कर दिया। भारत स्टेज 4 से सीधे भारत स्टेज 6 पर जंप मार गए, 5वें को गैप कर गए। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा ना हो। बर्निंग जो है बायोमास, उसके ऊपर देख रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की बातें कर रहे हैं। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी के साथ में अगर बात करें, एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट बनाया था 1981 में, आज की बात नहीं है, पुराने टाइम की बातें हैं, ठीक है। बाबा आदम के जमाने से काम चला हुआ है, हमको अब समझ में आ रहा है। 24/7 यहां पर 17th ये हाईलाइट पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। इसी के साथ में यहां पर पोल्यूशन एमिटिंग क्रैकर जो बेसिकली बनाए जा रहे हैं कि जो पटाखे चलाओ ऐसे छुड़ाओ जो कि ग्रीन क्रैकर हो, उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो एक दिल्ली आइडेंटिफाइड सोर्स वाइज ये यहां पर लेवल एयर पोल्यूशन के बारे में बात की, कैसे यहां पर देखना है और कैसे उसको रेस्पॉन्ड करना है। और यहां पर आप लोगों के सामने रहता भी है। नॉर्मली हमारी कंट्री में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम लगती है, मैक्सिमम सिटी आप लोगों को 2 कैटेगरी में देखने को मिलेगी। अगर इनको ध्यान से आप लोग देख पाओगे, ये जो 2 कैटेगरी है ना यहाँ पर, ये वाली और ये वाली, और इसमें भी बहुत सारी पहुंची नजर आएंगी। यहां तो कोई खुशनसीब होगा जो इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है यहाँ पर 0 से लेके 5 तक गुड होता है, 51 से लेके 100 तक सेटिस्फैक्टरी होता है, 100 से लेके 200 तक यहां पर मॉडरेट होता है। यहां तक कहानी ठीक है, इसके ऊपर कहानी खराब है, सॉरी। 201 से लेके पुअर हो गया स्टार्ट 300 तक, 301 से लेके 400 तक वेरी प्योर, और मैक्सिमम कई तो यहां देखने को मिल जाते हैं। भाई साहब बीमार इंसान हो रहे हैं इतनी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। और इसके ऊपर मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है सफर के बारे में। ये सफर नहीं है कि सफर करना इंसान को या फिर कहीं सफर में जाना, ठीक है। ये सफर है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो ये हमारी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी बन चुके हैं। इंडिया में दिल्ली के अंदर बेसिकली इनॉग्रेट किया गया था अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और पुणे, मुंबई, अहमदाबाद में इसके आप लोगों को सिटीज में इसके एरिया देखने को मिलेंगे। डेवलप किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया, और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग देता है, वेदर फोरकास्टिंग बताता है अलग अलग पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, और 72 घंटे पहले तो वार्निंग दे देता है अगर कोई दिक्कतें होती हैं, ताकि सॉल्यूशन आप लोग निकाल सको। इसमें ये यहां तक बेंजीन, टोलुइन, ये सारी जो बेसिकली जाइलिन, मरकरी, ये भी यहां पर एक तरीके से इसके बारे में बताता है कि क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो बेहतरीन सिस्टम यहां पर लॉन्च किया गया। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, इनसे अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर यहां से कल को कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। इवन आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ आ जाता है तो आप लोगों को इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा एक आर्टिकल था जिसमें मैंने सारी चीजें कवर कर दी। अब इतनी मेहनत करके यार पढ़ाई है तो क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। अब क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलो, वो भी अच्छे थे ताकि मुझे लगे कि हाँ पढ़ा है आप लोगों ने। सबसे पहला क्वेश्चन सफर के बारे में कर लेते हैं। बात की जा रही है सफर जो है ये डेवलप किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा।
दूसरा बोला गया यहाँ पर ये इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पर फर्स्ट एयर क्वालिटी जो अर्थ वार्निंग सिस्टम ऑपरेटेड इन दिल्ली। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों के हिसाब से बात करूं? अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पर डेवलप किसके द्वारा किया गया? IITM पुणे के द्वारा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप लोग को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेवलप किया गया बेसिकली पुणे के द्वारा, तो बी आंसर सही यहाँ पर, ना कि फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का बी आंसर, ओके। बाकी टाइप ऑफ पोल्यूशन से भी रिलेटेड अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये नॉर्मल सी चीजें से एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, तो ये अलग अलग तरीके के पोल्यूशन होते हैं जो कि आज के डेट में हमारे इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। इनका भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप लोग चीजों को सोचकर चलेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर बेंजीन पोल्यूशन के बारे में बात की गई है, अगर सारे पॉइंट आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पर बात की जा रही है ऑटोमोबाइल, यानी कि जो भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें से धुआं निकलता है। टबैको स्मोक, धुआं निकलता है। वुड बर्निंग, धुआं निकलता है। यूजिंग वार्निश वुड फर्नीचर, यानी कि जो वार्निश यूज की जाती है वुड फर्नीचर पर, धुआं नहीं निकलता है। यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ द पॉलिथीन, ठीक है, तो प्रोडक्ट है इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर वैसे आप लोग चले यहाँ पर तो नॉर्मली जो बेंजीन है यहाँ पर अगर बात करें से वोल्केनो फटते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं, बेसिकली उस तरीके से ना जब ये सारी चीजें होती है तो वहां से आप लोग काफी ज्यादा पोल्यूशन निकलता हुआ नजर जाता है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग कॉमन पॉइंट लगाओगे कि आप लोग जो बेसिकली नहीं, ये जो एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट करना सीखोगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से डिफरेंट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये ट्रिक आप लोग इस्तेमाल करना सीख गए तो काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर फायदा होता है, इसका नजर आएगा। तो ये जरूर याद रखना। तो अभी पोल्यूशन के बारे में बात करें, जैसे बेंजीन के बारे में मैंने बात की, अभी नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू निकलता है, वोल्केनो हो गया, फॉरेस्ट में फायर लग गई, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे मैंने बताया भी यहाँ पर टबैको आप लोग पी रहे हो, ठीक है, वुड बर्न कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, फ्यूल कोई इस तरीके से जलाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कहीं आग लग रही है, तो उसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर आप लोग को आंसर नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो तो चीजें होती हैं फिर, ओके। ये काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे होती है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि ये एक तरीके से जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो एटमॉस्फेयर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना कि किसी सोर्स से निकलते हैं। जैसे कि आप लोग व्हीकल चला रहे हैं, पावर प्लांट चला रहे हैं, उससे नहीं निकलते हैं, ये डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से एटमॉस्फेयर से नजर आएंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर जो ट्राइऑक्साइड हो गया, इसी के साथ में ओजोन हो गया, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी पोल्यूशन की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका, सॉरी आंसर हो गया यहाँ पर, एक सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी पोल्यूशन कौन से होते हैं जो कि आप लोग व्हीकल से निकलते हैं, कुछ जलाते हैं उससे निकलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलता है उससे, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब चीजें। पर लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें, ओजोन हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है, पोल्यूटेंट जो एक तरीके से फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो ये आप लोग यहाँ पर नजर होगा, ना कि यहां से निकल कर ही आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो आंसर इसका बी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों कल हम लोगों ने बड़ी शानदार तरीके से एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि व्हाट्सएप से रिलेटेड था, और यूके के अंदर से व्हाट्सएप बोला था कि मैं यहाँ से कल्टी मारने वाला हूँ। उस आर्टिकल में मुझे कुछ अपडेट करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो गई थी वहाँ से, तो कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने वो आर्टिकल देखा था तो मुझे थोड़ा सा उसमें एक तरीके से ना मिस इन्फॉर्मेशन हो गई मेरे से, उसमें मैं उसको कुछ और तरीके से समझ गया, तो मुझे उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो उसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि बाकी पीपीटी में कहीं गलती नहीं है, बस मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मुझे आप लोगों को बताना है ताकि आप लोग समझ सको। अच्छी बात मुझे ये लगी, कई सारे बच्चों ने वो चीज़ पकड़ी और कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किए, तो इससे लगता है कि आप लोग कितने जागरूक हैं और कितने अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इससे आप लोगों का डेडिकेशन दिखता है और ये मेरे अंदर और जोश बढ़ता है कि जब एक तरीके से ना आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने कई बार एक बात सुनी होगी कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। तो जो बेसिकली गुरु होता है ना, उसका गुरूर होता है बेसिकली चेला। जैसे अभी जो सिलेक्शन हो रहे हैं तो ये एक तरीके से अंदर से ना एक ऐसा गुरूर होता है निकल कर कि हाँ यार ये बच्चा जो है मतलब मेरे से कनेक्टेड था, ठीक है, भले ही 1% क्यों ना कंट्रीब्यूशन रहा हो, पर लेकिन वो फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अभी इस आर्टिकल में क्या था, इसमें था कि व्हाट्सएप क्या कह रहा है, व्हाट्सएप ये कह रहा है कि भाई साहब इंस्क्रिप्शन करेंगे हम लोग, इंस्क्रिप्शन को नहीं तोड़ेंगे। इंस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने कोई मैसेज भेजा, उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, वो कोड जो है फिर रिसीवर पर जाएगा और फिर वहां से डिकोड होकर वो मैसेज क्या है वो उस पर्टिकुलर इंसान को दिख जाएगा। यूके की गवर्नमेंट ये बोल रही है
कि हम लोग चाहते हैं कि इस इंस्क्रिप्शन में थोड़ी सी ताका झांकी हम लोग कर लें। ताका झांकी मतलब किससे रिलेटेड, मान लो कोई बच्चे से रिलेटेड कोई पोर्नोग्राफी है, कोई और इशू है यहाँ पर टेररिज्म से रिलेटेड कोई न्यूज़ अगर शेयर हो रही है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें हमको पता चल जाए। व्हाट्सएप ये कह रहा है कि इसकी क्या गारंटी है कि तुम भाई साहब वो पोर्नोग्राफी के ही रिलेटेड न्यूज़ देखोगे वहाँ पर, इसकी क्या गारंटी है कि तुम वहाँ पर टेररिज्म से रिलेटेड ही डेटा को देखोगे। जब एक बार तुमको एक्सेस मिल गया ताकने झांकने का, तुम तो सबकी बातों में झांकते फिरोगे वहाँ पर, कोई किससे क्या बातें कर रहा है, क्या वहाँ पर एक तरीके से हर एक इंसान जो है कंफर्ट जोन में पता नहीं किसके साथ में क्या बातें कर लेता है। अब तुम तो सबकी बातें सुनने बैठ जाओगे वहाँ पर, तुम तो सामने वाले की प्राइवेसी का हनन करोगे। वैसे ही व्हाट्सएप जो है अब तक बदनाम है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि व्हाट्सएप जो है वो प्राइवेसी का हनन करता है। टेलीग्राम कई बार व्हाट्सएप के ऊपर आरोप लगाता रहता है। टेलीग्राम के जो ओनर है वो कई बार टेलीग्राम पर लंबे लंबे एक तरीके से आर्टिकल्स लिखते हैं व्हाट्सएप को बदनाम करने के लिए। तो व्हाट्सएप कह रहा है कि वैसे यार मैं बदनाम हूँ, तुम और ऐसी ऐसी चीज़ें कर दो यहाँ पर, लोग जो मेरे से ट्रस्ट, लोगों का मेरे से ट्रस्ट हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, व्हाट्सएप ने बोल दिया अगर तुम बोलोगे कि ऐसा कुछ करना है तो मैं देश छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं, पर लेकिन ये वाला काम मैं नहीं करूंगा। इंडिया क्या बोलता था, इंडिया में क्यों होता इशू, इंडिया ने ये बोला था कि भाई साहब हमको तुम्हारे अंदर ताका झांकी नहीं करनी है, हमको बस ये बता दो कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। मान लीजिए देश के अंदर में दंगे फसाद हो गए एक इंसान की वजह से, उसने बदतमीजी की कुछ पराकाष्ठा पार करी और पूरे समाज में लोग लड़ गए, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने झांकना ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर में यहाँ पर क्या क्या हरकतें हो रही है, कौन क्या क्या बातें करे, तुम इंजॉय करो अपनी प्राइवेसी। हमको बस एटलीस्ट ये बता दो कि जहां से ये मैसेज सर्कुलेट हुआ है, किसी ने तो इसको बनाया होगा ना स्टार्टिंग में, तो जहां से सर्कुलेट हुआ है बस उस इंसान का नाम बता दो बस, ठीक है। फिर उसकी गर्दन जो है उसकी गर्दन और हमारा ही माला, ठीक है, फिर सरकार अपने आप देख लेगी। तो हम ये नहीं बोल रहे थे कि व्हाट्सएप को कि हमको तुम्हारी प्राइवेसी का हनन करना है, हमको उसमें आपकी इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करके दे दो, हमको देखना है कौन कौन क्या बातें कर रहे हैं। तो उस मुद्दे पर भी व्हाट्सएप जो है गवर्नमेंट को कहां पर चला गया, कटघरे में लेकर चला गया, ठीक है। तो व्हाट्सएप कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि अपनी इज्जत बचा रहे हैं यहाँ पर। और अच्छी बात यहाँ पर क्या है, व्हाट्सएप के साथ में जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम हो गए, यहाँ पर कहीं ना कहीं सिग्नल हो गए, ये सारे लोग भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के साथ में आगे खड़े हो गए, क्योंकि रीजन यहाँ पर सीधा सीधा ये कि एक इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है वो सबसे ऊपर है, यानी कि सर्वोपरि है। अगर इंडिविजुअल की प्राइवेसी में ही कोई ज्यादा इस तरीके का इंटरफेयर देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता है इन कंपनीज का। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग खुद सोचो, आप लोग किसी पर्टिकुलर इंसान से बातें कर रहे हो बैठकर किसी फोन पर, और मजे में आप लोग बातें कर रहे हो, और आप लोगों को ये लग रहा है एक तरीके से कोई आप लोगों की बातें नहीं सुन रहा है, पर लेकिन पता चला कि कोई आप लोगों की बातें सुन रहा है साइड में बैठकर, तो कैसा फील होगा, आप लोग अनकंफर्टेबल हो जाओगे, नेचुरल तरीके से आप लोग बातें नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो व्हाट्सएप यहाँ पर सही है, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो। और जो यूके की गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से कुछ ऐसा करना चाह रही है इस कानून को लेकर, जिसको बोला गया है BOS, यानी कि ब्रिटिश जो ऑनलाइन सेफ्टी बिल यहाँ पर ये लेकर आए हैं। तो इसके चलते यहाँ पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि BOS जो है वो किसका है। जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन का, ऐसे ही यहाँ से आप लोगों से इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इनके लिए सतर्क रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मुझे अपडेट करनी थी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, और इसी तरीके से यार अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो मतलब मजा भी आता है। वरना पता चला एक तरीके से ना मैं पढ़ा दिया, आप लोग बस एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन क्या चल रहा है। तो एटलीस्ट आप लोग चीज़ों को जैसे पढ़ा देते हो ना, जाकर एक बार रिवीजन किया करो। मैं बोलता हूँ भी चीज़ों को रिकॉल किया करो, रिवीजन किया करो, तो इससे चीज़ें जो हैं और अच्छे से आप लोगों के माइंड में लंबे समय तक जो है एक तरीके से फिक्स हो जाएंगी। एग्जामिनेशन हॉल में फिर बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो इसको रेक्टिफाई कर लेना। इसीलिए कहता हूँ कि रेगुलर लेक्चर देखा करो। मान लीजिए किसी ने वो लेक्चर देखा कल का, ठीक है, अब उसने आज का लेक्चर नहीं देखा तो वो गलत इन्फॉर्मेशन लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। तो जरूरी है, न्यूज़पेपर भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे न्यूज़पेपर आता है तो जहां जहां भी न्यूज़पेपर में गलती रहती है ना, अगले दिन अलग से कॉलम निकाला जाता है न्यूज़पेपर के द्वारा कि कल न्यूज़पेपर में ये गलतियां हो गई थी, आज इनको सही कर रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां निकल जाती है। अब यहाँ पर भी देखो, आप लोगों को डेली 100 से ज़्यादा स्लाइड आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो जाती है तो उसको बता दिया करो। इतने सारे आप लोग इसलिए फैमिली मेंबर जुड़े हुए हो तो मतलब मुझ तक फिर चीज़ें पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो बताना, उसको दूर करेंगे, ठीक है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग कई बार बनते हैं, ये वन लाइनर टाइप की न्यूज़ होती हैं। और आप लोगों ने देखा SLV फैमिली मेंबर जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने भी बोला है कि सर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये रियलिटी है। जैसे बात आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाए प्रूशियन ब्लू ये क्या है, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अभी DRDO के द्वारा यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है, जो कि बेसिकली अप्रूव कर दिया गया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा भी। तो ये एक ऐसा मेडिसिन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं
कि कल को चलकर कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियर इमरजेंसी आती है, कोई रेडियोलॉजिकल कोई ऐसा सिस्टम स्टार्ट होता है जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ काफ़ी डिटोरेटेड हो सकती है, इनकी बर्बाद हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक मेडिसिन यहाँ पर है जो कि उसका इम्पैक्ट कम करेगी। जैसे यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं सीजियम हो गया, थैलियम हो गया, इसकी जो भी यहाँ पर एक तरीके से उनको नहीं, एक तरीके से इम्पैक्ट उनका काफ़ी कम करने की कोशिश करेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर टेकल करने की कोशिश करेगी। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप किया जाता है ये एक फंड के थ्रू डेवलप किया जाता है जिसको बोलते हैं TDF। ये जरूर याद रखिएगा, मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फंड है जो कि स्टेब्लिश किया गया था सेल्फ रिलायंस के लिए, ताकि डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो DRDO बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर ये काम करते हैं, ट्राई सर्विस के लिए यहाँ पर ये चीज़ें सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसके लिए मैक्सिमम पैसा जो है सरकार देती है ताकि ऐसे सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो बेसिक है यहाँ पर ये DRDO की आज के डेट में चेयरपर्सन कौन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कई बार वनडे टाइप एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, ये भी एक इंटरेस्टिंग और छोटी सी न्यूज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। छोटी छोटी जो ऐसी न्यूज़ होती हैं आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो शब्दावली को भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, शब्दों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है अमेरिकन पुलिस, जिसके द्वारा अभी यहाँ पर सीज की गई 46 इंडियन ब्लैक टर्टल, जिनको कोई इंसान जो है इलीगल तरीके से लेकर जा रहा था। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। जो ये कछुए हैं, कई बार इनका साइंटिफिक नेम आप लोगों से पूछा जाता है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये है मेलानोचिलिस त्रिजुगा, ठीक है। तो ये इसका नाम है मेलानोचिलिस त्रिजुगा। तो इनको जब्त किया गया है, स्मगल्ड इनको किया जा रहा था, और यहाँ पर इनको पकड़ा गया है रिसेंटली अभी। ये पड़ोसी पुडुचेरी से लेकर इनको बेसिकली जा रहे थे। आप लोगों ने CITES के बारे में सुना है, वो एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि यहाँ पर इलीगल ट्रेड को रोकता है अगर कोई ऐसा व्यापार यहाँ पर देखने को मिलता है, और उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी बातें भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है एक फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है जिसको बोला है यहाँ पर ब्रूमचू। ये यहाँ पर ब्रूमचू फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर मोनास्ट्री है जिसका नाम है यहाँ पर तसीदिंग मोनास्ट्री, या फिर तसीदिंग मठ आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में, जो कि सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है रंगीत रिवर। तो इसके साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं। अक्सर कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट नहीं पूछकर आप लोगों से इनडायरेक्ट में पूछे, उसके मतलब इस पर्टिकुलर रिवर का नाम आप लोगों से पूछेंगे तो बैकग्राउंड में आ जाएगा कि अच्छा ये वहाँ पर उस मोनेस्ट्री के पास में ये रिवर है लोकेटेड, तो उसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको लेकर अगर आप लोग के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और क्लैरिटी नहीं रहेगी तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के द्वारा जल शक्ति यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ जल शक्ति के द्वारा इन्फॉर्म किया गया राज्यसभा के अंदर में वोटर हेरिटेज साइट से रिलेटेड कुछ बातें, यानी कि एक तरीके से जो वोटर हेरिटेज साइट है यहाँ पर बात की जा रही है किससे रिलेटेड, जल इतिहास। तो यहाँ पर पोर्टल बनाया जा रहा है जिसके चलते सिचुएशन को जो है वो थोड़ा सा हैंडल किया जा सके। तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए आप लोगों से ना कई बार किस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे अगर यहाँ पर पूछे जाए आप लोगों से तो कई तरीके की बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ पहले, जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता भी होना चाहिए अपने देश के बारे में, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। खासकर मूवी देखिए आप लोगों ने, जब अक्षय कुमार जो है वो नमस्ते लंदन में है क्या, जब उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं वो बताता है हमारे देश में क्या क्या है। ऐसे ही जब जीरो दिया मेरे भारत ने गाना है वो यही बताते हैं। तो इंडिया की जो जर्नी है आज की डेट में एनर्जी सफिशिएंट में अगर हम लोग बात करें, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट आज की डेट में एनर्जी कंज्यूमर है, 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, 3rd लार्जेस्ट LPG कंज्यूमर है, 4th लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर है, 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी और 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मेकर वर्ल्ड में आप लोगों को आज भारत देखने को मिलेगा। यानी कि आज का जो भारत है वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर उड़ रहा है। एक टाइम पर ऐसा था कि लोग हमसे बात नहीं करते थे, आज की डेट में इंपॉर्टेंस दी जा रही है। G20 की मीटिंग अपने देश में होना ये अपने ही आप में बहुत ही बड़ी बात है, तो हल्के में लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसलिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर जल इतिहास के बारे में आप लोग याद रखिएगा, पोर्टल है, एक शब्द है यहाँ पर WRIS। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वोटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर ये वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है पानी के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रखेगा। और एक है WHS का मतलब क्या है, तो ये सारे शब्द जो छोटे छोटे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये डायरेक्ट आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये है वोटर हेरिटेज साइट। तो इनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया 75
यहाँ पर फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट जो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है वोटर, ये भोपाल में आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसमें सारे डिसीजन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। इवन अगर आप लोग मध्य प्रदेश के जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक याद रखिएगा। ये जो यहाँ पर डेटा है सारा, जो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारा का सारा डेटा जो है ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछा सकता है कई बार क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको चिपका दिया। यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पर प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा अप्रूव किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए? यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट के लिए। मैंने बोला था ना ड्रैगन फ्रूट खाया था, मैंने कहा ऐसा लगा था, तो एक बच्चे ने बोला सर वो आपने गलत बोला, वो कीवी जैसा लगता है, मतलब अगर खाओगे तो अंदर से कीवी जैसा देखने को मिलेगा। एक्चुअल में मैं कीवी ही बोलने वाला था, पर लेकिन कीवी मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, फ्रूट नाम एक तरीके से, तो इसलिए मैंने इसको फिर बोला कि बताओ कैसा लग रहा है। तो क्या हुआ, सॉरी एकदम धक्का लग गया, सॉरी। तो यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ड्रैगन फ्रूट है, जिसको कमलम भी बोला जाता है। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई थी कि भाजपा ने कमलम रख दिया इसका नाम। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर फ्रूट के, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में है। ठीक है, तो अप्रूव किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस पर्टिकुलर फ्रूट के लिए। ओके, राजस्थान के बारे में बात की जा रही है, ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव है। जब हम लोग ऐसे किसी इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अभी क्या किया गया है, इंडिया का फर्स्ट बिहेवियरल लैब आप लोगों को देखने को मिल रही है। इनके बिहेवियर को लोगों के समझा जाएगा, उनके हिसाब से फिर हो सकता है कि उनको काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह चीज़ें जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर टाइगर रिजर्व कैसे रखें, नेशनल पार्क कैसे याद रखें। कौन कह रहा है याद रखने के लिए? यहाँ पर देखो, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर में। क्यों न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ पर एक शेरनी की बेसिकली जान चली गई है। ठीक है, टिग्रिस टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। किसकी वजह से यहाँ पर ये जो तार नहीं लगाते हैं कई बार कि हाँ खेतों में जो है जानवर ना घुसाए, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा पुराने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तार लगाया करते थे, अब तो फिर भी काफ़ी बंद कर दिए हैं। जब जंगली सुअर हुआ करते थे तो यहाँ पर मतलब हमारी साइड में भी काफ़ी लार्ज स्केल पर, ताकि खेतों को बचाया जा सके, ये काम किए जाते थे। ये खेत के आसपास में इस तरीके से तार लगा दिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर अभी ट्रिब्यूट पे किया गया है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में देखिए आप लोगों से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, तो जब कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे ट्वीट करते हैं तो बहुत सारी ऐसे ट्वीट होते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिनसे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से रिलेटेड जो बातें हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे कल मन की बात आएगी तो आप लोगों के पास में टाइम है, थोड़ा सा उसको निकाल कर 5 मतलब लगभग आधा घंटा रहती है, बहुत सारी बातें बताते हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को उसके बारे में सुनना चाहिए। ठीक है, देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर सुनोगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। मतलब सजेशन है, ये मत बोलना कि सर बीजेपी के फॉलोवर बन गए क्या। कई सारे बच्चे ऐसे कमेंट करने लगते हैं। कांग्रेस के बारे में बात कर दूँ तो कांग्रेस के फॉलोवर बन गए क्या। तो बीजेपी कांग्रेस को थोड़ा साइड में रखकर आप लोग देखोगे जो बातें आप लोग सीख सकते हो बीइंग ए स्टूडेंट, तो वो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ट्रिब्यूट पे किया गया यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है श्री अय्य वैकुंठ स्वामीकल। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम याद रखना। ठीक है, नेशनल यूथ कांग्रेस ऑर्गेनाइज कराई जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा, जो कि एक तरीके से इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर में। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये तो यार स्टार लगाने वाली न्यूज़ है। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों से स्टेटमेंट देकर भी पूछा जा सकता है आरबीआई के बारे में। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब। ठीक है, तो बात की जा रही है यहाँ पर, इनको अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है, किसका? यहाँ पर सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। यूएई क्या है यहाँ पर? यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट अरब कंट्री है। इसके साथ में मिलकर हमारा सेंट्रल बैंक एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहा है, ताकि प्रमोट किया जा सके इनोवेशन इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लाया जा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोग जो हैं उनके पास में सिस्टम होना चाहिए ताकि वो भी बैंकिंग सिस्टम के साथ में कनेक्ट हो सके। तो उसके बारे में बात की जा रही है। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात की जा रही है। ग्रांट किए गए यहाँ पर लाइसेंस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को। देखो अभी फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो है क्वालिटी की। कल को अगर क्वालिटी अच्छी है तो हमारे देश का जो है डंका बजेगा।
पर लेकिन यहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमारा देश जो है बदनाम होगा। जैसे अभी रिसेंटली कई सारे लोग जो है, कई सारे बच्चे जो हैं उनकी जान गई हमारे देश की खांसी की दवाई पीने के मामले में, ये न्यूज़ सामने निकल कर आई थी। तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर चीज़ों को स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कराती है। तो 96% लाइसेंस जो है वो ग्रांट किए गए MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, ताकि उनकी चीज़ें जो हैं सही तरीके से चलती रहे और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसी न्यूज़ है जो कि पड़ोसी देश के बारे में है, उनकी खस्ता हालत हो रखी है। तो यहाँ पर श्रीलंका जो है वो सफ़र कर रहा है काफ़ी लार्ज स्केल पर। तो अभी उसी से चलते यहाँ पर कुछ डेटा रिलीज़ किया गया डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस और स्टैटिस्टिक के अंदर में, जिसके चलते यहाँ पर ये बातें हैं। ठीक है, हालांकि डिस्कस करना तो एक अलग ही बात है, पर लेकिन रियलिटी खस्ता हालत है श्रीलंका की आज की डेट में, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो। ओके, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में यहाँ पर बात की जा रही है एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में। मतलब कहने का यह है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिली और उस बारिश की वजह से यहाँ पर जो कैलिफोर्निया के अंदर भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि काफ़ी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा। इतनी ज़्यादा कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं साइक्लोन आ रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, कलयुग। ये एक बच्चा स्टेटमेंट देकर पूछ रहा था नीचे कि सर ये चल क्या रहा है दुनिया में। जो भी है अच्छा है, इन्जॉय करो, इस टाइम के साक्षी हो आप लोग। ये टाइम जैसे ही बीता जाता है वो हिस्ट्री बन जाता है, आने वाली जनरेशन पढ़ेगी इसके बारे में कि कोविड-19 पे कौन कौन योद्धा थे जो बच गए थे। ठीक है, बात करें यहाँ पर USD के बारे में, तो यहाँ पर लगभग 230 बिलियन ये यहाँ पर फंड की बात की जा रही है। साउथ कोरिया बनाने जा रही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप सेंटर। ये वो खाने वाली चिप्स नहीं है, ये बेसिकली चिप है जो कि मोबाइल के अंदर में या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर में यूज़ की जाती है। तो ये कितना ज़्यादा पैसा है, 230 बिलियन की बात की जा रही है, मिलियन की नहीं बात की जा रही है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि कितनी ज़्यादा मनी है ये। काउंट करना चाहते हैं तो लगभग 18 ट्रिलियन के करीब आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। यानी कि हमारी जो GDP है वो लगभग 3 ट्रिलियन है, तो उसको आप लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ज़्यादा ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोला गया है। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझिएगा। रसिया लड़ रहा था USA के साथ में, बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से USA का जो ड्रोन था वो रशिया ने मारकर गिराया ब्लैक सी के अंदर में, तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। डायरेक्ट मार के नहीं गिराया, उसके ऊपर से तेल गिरा दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से खेल रहे थे एक दूसरे के साथ में कबड्डी, तो यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली। बड़ी बात है कि मतलब एक तरीके से बड़े बड़े देश भी किस तरीके की हरकतें करते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई ऐसा देश जो है वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि देखो तुम्हारा जहाज़ जा रहा है उसके ऊपर हम लोग तेल गिराकर उसको मारेंगे। क्योंकि बॉम्ब गिरा देते तो फिर वो छोड़ता थोड़ी ना सामने वाला, वो तो एक लड़ाई की कैटेगरी में आ जाती। तो इन्होंने आसान तरीका देखा, तेल गिरा दो, और वो भी ऊपरली साइड में, कैमरा लगा नहीं है, किसी ने देखा नहीं कौन गिरा के चला गया। चलिए सही है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप लोग याद रखते हैं, इनका नाम है क्या, एरिक गारसेटी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी फॉर्मर लॉस एंजलिस गवर्नर जो है अनाउंस किए गए हैं न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है इक्का दुक्का करके, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर जो हैं, ये स्पोर्ट की न्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडियन वुमेन जो है जिनका नाम है तेरेसा और इसी के साथ में जोली गायत्री गोपीचंद, ये एंटर करे हैं क्वार्टर फाइनल में। तो ये काफ़ी एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बॉक्सिंग के बारे में। तो यहाँ से भी देखिए गेम्स जो है ना उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो हल्का सा आप लोग याद रख सकते हैं। निखत जहरीन, इसी के साथ में साक्षी चौधरी, प्रीति और नूपुर सैरोन, ये अभी यहाँ पर विन किए हैं ओपन बाउट वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप के अंदर में। तो ये समझ सकते हैं, एक टाइम ऐसा था कि लड़कियों के बारे में कोई बात ही नहीं करता था कि लड़की क्या गेम खेलेंगी, पर लेकिन आज की डेट में झंडे गाड़ रही हैं भाई साहब देश के नाम के। तो आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। किसी के अंदर कोई टैलेंट है ना, उसको हमेशा सपोर्ट किया करो। इससे क्या रहता है कि सामने वाला जो है कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन कर जाए। तो आप लोग समझ सकते हो हर एक इंसान के अंदर में कैपेबिलिटी होती है। अगर आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे तो फिर भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग ही ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है यहाँ पर माधव नेशनल पार्क के बारे में। तो माधव नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्टेट जो लोकेटेड है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आसाम, आप लोगों को ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि विच मिनिस्ट्री टू होस्ट द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। कन्फ्यूजन बताइए किस किस ऑप्शन में है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन दो में ही आप लोग कन्फ्यूजन होना चाहिए। बताइए आंसर क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली अभी लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिलीज किया है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो
आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, ये भी एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN, तो ये एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है विद ये हाउ मेनी डिजिट, कितने डिजिट इसके अंदर देखने को मिलेगी, 12, 13, 14 या फिर 16। सही आंसर क्या है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। चलिए सी सेट का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करिए, फिर इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखता हूँ कौन कौन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। सही से अटेम्प्ट करना, मजा भी आएगा आप लोगों को फिर आंसर देखने में। अगर सही से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है यहाँ पर रामसर साइट की, ये है यहाँ पर कांजी वेटलैंड। कांजी वेटलैंड, तो कांजी वेटलैंड जो है, कांजी भाई याद है वो एक पर्टिकुलर मूवी अक्षय कुमार और प्रेस रावल की, मूवी का नाम क्या है, ओ माय गॉड कांजी वाला तो ये पर्टिकुलर जो वेटलैंड है एक रिवर के साथ में कनेक्ट है जिसका नाम है यहाँ पर बिन रिवर। तो ये याद रखिएगा, बात की जा रही है कपूरथला डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि पंजाब रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। ये एक मैन मेड वेटलैंड है, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया ये वेटलैंड है जो कि लगभग 1870 में कंस्ट्रक्ट किया गया, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ट्रिब्यूटरी जो है यहाँ पर ब्यास रिवर की है, ये जो बिन ट्रिब्यूटरी है, तो ये इससे कनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2002 में इसको रामसर साइट जो बेसिकली उसके तहत कन्वेंशन के तहत इसको दर्जा मिल गया, ठीक है, लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है यहाँ पर, जो बन रिवर है यहाँ पर ये बात की जा रही है गुरु नानक देव जी की एक जो अटेंड किया था इनके द्वारा इनलाइटनमेंट यहाँ पर, तो उसके साथ भी कनेक्ट करके आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है। बाकी और रामसर साइट जो है वो इंडिया की, वो आप लोगों के सामने है। अगर इंटरेस्टेड हो थोड़ा सा तो टाइम निकाल के जरूर देखेगा। मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा सा नज़र जरूर मार लेना चाहिए, क्योंकि अपने देश के बारे में जितना ज़्यादा जानो उतना कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख लेते हैं एक एक कर। पहला यहाँ पर माधव नेशनल पार्क के बारे में, तो ये कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आंसर है बी, मध्य प्रदेश के अंदर में। तो याद रखिएगा, इसको 1959 के अंदर में इसको बेसिकली नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। मेल और फीमेल जो टिग्रिस हैं यहाँ पर उनको रिलीज़ किया गया, स्पेशली एक एनक्लोज एरिया के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। आंसर है यहाँ पर डी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो सेकंड एडिशन है वर्ल्ड फूड इंडिया का, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और यहाँ पर फर्स्ट वीक जो था इसका, जो फर्स्ट वीक है यहाँ पर प्रोसेसिंग का, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नवंबर के महीने में 2023 में, इनके आगे भी ये न्यूज़ में रहने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड के लेवल की बात की जा रही है और हमारे देश में तो नवंबर के महीने में ये 3 से लेकर 5 नवंबर तक प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो सोच सकते हो आप लोग कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, वो भी आने वाले टाइम में फिर से न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, फिर उसके बाद में टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये जो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी यहाँ पर इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम करती है, नॉर्मली इसरो ही ये काम करती है। अगर आप लोगों को पुराना थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में, तो यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको आप लोग ULPIN बोलते हैं, इसके अंदर में कितनी डिजिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो टोटल मिलाकर आंसर है सी, यानी कि 14 डिजिट। आधार कार्ड जो आप लोगों का होता है उसके अंदर में कितने डिजिट होती है बताइए। तो यहाँ पर ये पार्ट है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का, जो कि यहाँ पर प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था 2008 में। तो 2008 में वो पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो जो नंबर है वो बेसिकली डेवलप किया जाता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि क्वेश्चन पूछे कोई तो कंफ्यूज नहीं होना। दोस्तों आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, NDA, CDS, SSC, बैंकिंग, APFC, या फिर आंसर राइटिंग भी आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास में वोकेबलरी अच्छी होती है, ठीक है। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये है रिक्यूपरेट, यानी कि स्वस्थ हो जाना, यानी कि रिकवर हो जाना, कहते हैं गेट वेल सून। तो वही वाली बात है। यहाँ पर एक नया शब्द आप लोग यूज़ कर सकते हो गेट वेल सून की जगह, जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश भी एक अच्छी होती नजर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर उससे उबरना, बीमारी से उबरना, प्रॉब्लम से उबरना, तो ये शब्द आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा यार, ये तो एक तरफी बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइडेड, यानी कि एक तरफी बात करना, एक साइड की बातें करना। या फिर आप लोग बोल सकते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पर ये एक ही पहलू देखता है इंसान, ठीक है। तो वन साइडेड बात के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसको लेफ्ट साइडेड के नाम से आप लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा। और जो लोग एक तरफी बातों पर बात करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसको धिक्कार है उनके ऊपर, मतलब उन लोगों के ऊपर धिक्कार है, दोनों साइड देखनी चाहिए, ठीक है। तो यह है एडमोनिश,
एडमोनिस मतलब धिक्कारना, एक तरीके से बोल सकते हैं किसी चीज़ को छोड़ देना, चेतावनी देना, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कई बार। तो इसको कई बार ऐसे शब्द होते हैं लिखे हुए होते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बीच में लड़ाई वगैरह झगड़ा होता है तो कई बार शब्द न्यूज़पेपर भी यूज़ करता है इस तरीके के। नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है रोस्टिंग, यानी कि समारोह मनाना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कई बार एक तरीके से ना चीज़ों को कहीं ना एक तरीके से सेलिब्रेट करने वाली बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे सिलेक्शन होता है आप लोग सेलिब्रेट करते हो तो चीज़ों को इन्जॉय करते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से शब्द कई बार यूज़ किया है रोस्टिंग, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ सकते हो। अमोक जो वर्ड है यहाँ पर आपे से बाहर हो जाना, सेलिब्रेट करते करते ऐसा भी नहीं कि आपे से बाहर हो जाना, ठीक है, फिर पुलिस उठा के ले जाती है पार्टी यूँ ही चलेगी, आंटी पुलिस बुला ले, ठीक है। तो वो वाली हरकतें नहीं करनी है। ये शब्द यार एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे लगन से पढ़ाई करते हैं तो वो तो अच्छे से इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म भी करते हैं, कई सारे एक्स्ट्रा सेंटेंस बनाते हैं, पर लेकिन कई सारों को ये लगता है कि ज़बरदस्ती हो रही है। अगर किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती होने लगे ना तो थोड़ा सा टाइम दो और सोचो कि आप लोग क्यों ये काम कर रहे हो, क्योंकि ज़बरदस्ती से कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। 100% अगर किसी काम में नहीं दोगे तो तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। तो किसी भी काम को 100% करोगे तभी ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बाकी लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और ऐप पर भी मिल जाएगी, और वहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं आप लोग। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर ऐप से प्रिंट कैसे करें, चाहे ये पीडीएफ हो चाहे कोर्स वाली पीडीएफ हो, सारी प्रिंट कर सकते हैं आप लोग। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा कैसे प्रिंट करना है तो StudyLoverVir.in पर जाना, डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पर करना और फिर वहाँ से जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं आसानी से। तो कई सारे बच्चे रेगुलरली यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट करना का तो आसान है यार, आप लोग को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है, बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो देखना उसको, और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बताना, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है थोड़ी सी और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। फीडबैक जरूर देना लेक्चर कैसा लग रहा है, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो उसको दूर किया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से डे को एंजॉय करो, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।